हेलो दोस्तों। तो भाई आज की इस रामबाण मैराथन में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। सभी को नमस्ते, राम राम, राधे राधे। तो भाई इसी के साथ आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज ज्यादा बातों में समय वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे तो मैं बात कम ही करता हूँ। लास्ट क्लास में जो करनी थी बात वो मैंने कर ली थी। और क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे। तो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 36 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले के 35 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। जो प्रीवियस क्लासेस है उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एवरेज टॉपिक से, औसत जिसे आप बोलते हैं। तो थोड़ा सा एक बार एवरेज के बारे में बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। एवरेज जिसे आप औसत बोलते हैं, एवरेज जिसे आप हिंदी में बोलेंगे औसत, क्या होता है भाई एवरेज? ये होता है सम अपॉन में टोटल नंबर। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा ताकि आप इस बात को समझे। यहाँ पे मैंने लिखा औसत जो होता है वो सम, यानी कि अगर मान लो मेरे पास चार संख्याएं हैं और मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले मैं उसका सम करूंगा। और फिर जितने नंबर थे, चार नंबर थे, तो फिर मैं उसको उससे डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास एवरेज यानी कि औसत आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा एक नंबर है 5, एक नंबर है 10, एक नंबर है मेरा 20 और एक नंबर है मान लो मेरा 40। ठीक है भाई, ये मेरे पास चार नंबर है। और मुझे एक काम करते हैं, इसको 45 ले लेते हैं। ठीक है, मुझे अब इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, अब मुझे इसका एवरेज निकालना है तो मुझे क्या तरीका फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे सम करना पड़ेगा। तो इनका सम करेंगे तो 45 5 50 60 और 20 80, तो सम कितना आ रहा है? 80। और कितने ये नंबर है? चार नंबर है, तो इससे आप डिवाइड करेंगे, आपके पास एवरेज आ जाएगा। अब आपको लगेगा कि सर ये मतलब इतनी छोटी छोटी बातें आप यहाँ क्यों बता रहे हैं? एवरेज के क्वेश्चंस में दिक्कत ना है इसलिए मैं यहाँ पर ये एक स्टार्टिंग की छोटी सी बात आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो हमने एवरेज निकाला है, इसको अब मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूं। आपने एक दिमाग में बात डाल लेनी है कि एवरेज, एवरेज यानी कि औसत का मतलब होता है इक्वल, यानी कि सभी समान है, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो सब इक्वल है। तो अगर मैं आपको ये कह दूं कि इन चार नंबर का एवरेज 20 है, ये भी हमने निकाल के देख लिया। मैं बोलूं कि इन चार नंबर का एवरेज 20 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पहला नंबर भी 20 हुआ, ये दूसरा भी 20 हुआ, ये तीसरा भी 20 हुआ और ये चौथा भी 20 हुआ। ठीक है, तो सारे ही नंबर 20 20 20 हुए। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोल दे कि चार संख्याओं का एवरेज 20 है, अगर चार नंबर का एवरेज 20 है, तो उनका सम आप डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? कि जो भी आपको एवरेज दे रखा है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, आपका ये सम आ जाएगा। ये हमें क्वेश्चंस में निकालने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि किसी क्वेश्चन में अगर दे रहा है कि चार संख्याओं का एवरेज 20 है, तो यानी कि पहला नंबर भी 20, दूसरा भी 20, तीसरा भी 20, चौथा भी 20, तो इनका टोटल हुआ 20 चौके 80। तो ये टोटल आपको निकालना पड़ेगा, तो इस चीज को समझा दिया मैंने। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट, the average of 25 observations is 18 if the average of first 12 observation is 14 and that of last 12 observation is 17, then the 13th observation is 25 प्रेक्षणों का औसत 18 है, यदि प्रथम 12 प्रेक्षणों का औसत 14 है और अंतिम 12 प्रेक्षणों का औसत 17 है, तो 13वां प्रेक्षण क्या होगा? तो अब देखो यहां पर चीज को समझिएगा, इसका जो जर्नल तरीका बच्चा अप्लाई करता है वो क्या है, मैं एक बार बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि जो बाद में शॉर्टकट में बताऊं वो अगर माइंड से स्किप हो जाए, तो आप इस मेथड को कराना। कैसे? 25 प्रेक्षण है जिनका औसत 18 है, इसका मतलब हमारे पास 25 ऑब्जर्वेशन थी और इनका एवरेज 18 होने का मतलब सारी ही 18 18 18 18 थी, तो इनका टोटल कितना बनेगा? इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात अभी मैंने सिखाई थी आपको कि 25 ऑब्जर्वेशन है और सभी का एवरेज 18 है, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका टोटल आएगा 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, यानी कि 450 टोटल आ गया। फिर कह रहा है इनमें से प्रथम 12 ऑब्जर्वेशन का एवरेज है 14। इन 12 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है? 14, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूनी 28, 14 एकम 14 और 2 16। और अंतिम 12 का एवरेज है 17, तो 17 दूनी 34, 17 एकम 17 और 3 20। ठीक है भाई, तो अब यहां पर देखिए हमसे पूछ रहा है 13वां जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगा। आप यहां देखिएगा हमारे पास ये 24 ऑब्जर्वेशन का टोटल है, 8 4 12,
7 3 372। ठीक है भाई, हमारे पास 24 ऑब्जर्वेशन का टोटल है 372 और 25 ऑब्जर्वेशन का टोटल है 450। तो अगर मैं इस 450 में से ये 372 को माइनस कर दूंगा तो ये जो 78 आएगा ये हमारा होगा 13th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कौन सा ऑब्जर्वेशन पूछ रहा था? 13। क्यों? क्योंकि भाई 25 के टोटल में से 24 का टोटल निकल गया तो एक ऑब्जर्वेशन जो है वो बच गया, और वो कौन सा है? 78, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? मेरे ख्याल से सारी बात आपको समझ में आई होंगी जो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल से कंसेप्ट सिखाया। लेकिन लेकिन क्या भाई, अगर इतना डिटेल करेंगे तो भाई एग्जाम में क्वेश्चन कम हो पाएंगे, हमें थोड़ा सा स्पीडली चलना है। अब इस स्पीड को कैसे आप बढ़ाएंगे उसके लिए अब जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान रखना है। ये भूल जाओ ट्रिक तो ये करके आना। क्या है वो ट्रिक? देखो यहाँ पे 25 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ 25 ऑब्जर्वेशन है, जैसे मान लो ये लिखा है 1 2 3, इस तरह से लिखी है 12 13 14 15, और इस तरह से ये टोटल 25 ऑब्जर्वेशन लिखी। इसने बोला पहली 12 का और अंतिम 12 का, क्योंकि 12 और 12 तो 24 हुए ना, तो एक ऑब्जर्वेशन बच जाता है इसमें ये वाला। तो दो तरह के केस बनेंगे जिसमें एक बचेगा, एक तो ये वाला, और दूसरा वो जिसमें ये दो बार आएगा, इधर से भी आ जाएगा इधर से भी आ जाएगा। उसमें टोटल जो है वो 25 से ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो बोलता कि पहली 13 का ऑब्जर्वेशन और अंतिम 13 का, तो 13 और 13 26 हो गए ना, जबकि थे कितने? 25। तो यहाँ दो तरह के केस बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आप देखो यहाँ पे 25 जो ऑब्जर्वेशन थी उनका जो एवरेज दे रखा था, 25 का एवरेज कितना दे रखा था? 18। इसका मतलब सभी को 18 होना चाहिए था, ये बात मैंने आपको बताई थी। फिर उसने बोला यदि प्रथम 12 का एवरेज 14 है, प्रथम 12 का एवरेज कितना है? 14। होना चाहिए था 18 लेकिन हो गया 14, तो कितना घट गया? 4 घट गया। कितनी ऑब्जर्वेशन का? 12। तो इसका मतलब इनके पास 48 कम हो गया। क्या ये बात आ रही है समझ में? भाई 25 बच्चे हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। 25 बच्चे हैं, सभी के पास 18 18 रुपए हैं, लेकिन कह रहा है कि जो ये 12 बच्चे हैं इनके पास 14 14 रुपए हैं, तो इसका मतलब इनके पास 4 रुपए कम है, और 12 बच्चों पे 4 कम हुए तो 48 रुपए कम हुए। फिर कह रहा है कि जो लास्ट वाले 12 बच्चे हैं उन पे 17 17 रुपए हैं। 17 17 रुपए का मतलब होने चाहिए थे 18, है 17, तो इसका मतलब एक कम हो गया, और 12 बच्चों पे 12 कम हो गए। तो 8 और 2 10, 4 5 और 1 6। क्लियर है? ये बात आई समझ में? यानी कि 60 कम हो गए। ठीक है, तो 60 कम हो गए। हमसे पूछ रहा था 13th ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, तो 13 कैसे निकालेंगे? होने चाहिए थे 18 कम, और सॉरी होने चाहिए थे सबके पास 18, लेकिन हो गए 60 कम, तो इसको 60 और दे देंगे तो ये बन जाएगा 78, जो कि आपका 13th ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में इसको देखा जाए तो यहाँ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कम है। याद क्या रखना है वो आपको बता दूं, जब हमारा क्वेश्चन ऐसा आए, कैसा? जैसा कि इसमें दे रखा है टोटल है 25, शुरुआत की 12 अंत की 12, यानी कि जो ये 25 है यहाँ पर ये 24 है, तो एक कम हुआ ना। तो इस कम वाले केस में दो केस बनेंगे जिसमें एक में कम होगा टोटल, एक में टोटल ज्यादा हो जाएगा। यहाँ टोटल 24 हुआ यानी कि कम हुआ, तो कम वाले केस में अगर ये नेगेटिव बचता है तो इसको आपने प्लस करके चलना है। ठीक है, उल्टा करना है, अगर ये प्लस का बचता तो इसको फिर माइनस करके चलना। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। और ज्यादा अगर आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो फिर उसके हिसाब से फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रैक्टिकल से एग्जांपल देता हूं ताकि आप इस बात को कभी भूले नहीं। यहाँ पे टोटल 25 बच्चे थे, जिसमें से 12 12 बच्चों के दो ग्रुप बने, और एक 13वां बच्चा जो था वो अपने घर था। इन्होंने डिसाइड किया न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, क्यों ना एक मिलकर पार्टी कर लेते हैं। इन्होंने पार्टी का डिसाइड किया और डिसाइड किया कि सभी को 18 18 18 रुपए देने थे। अब 18 18 रुपए देने थे तो इन 12 बच्चों के पास 4 4 रुपए कम थे, यानी कि इनके पास 48 रुपए कम हो गए। ये अगले जो 12 बच्चे हैं इनके पास 1 1 रुपया कम था, इसका मतलब इनके पास 12 रुपए कम हो गए। ठीक है, तो टोटल इन 24 बच्चों के पास 60 रुपए कम रह गए। तो अब क्या होगा? 60 रुपए कम रह गए, सामान तो पूरा नहीं आ पाएगा, पार्टी अधूरी रह जाएगी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि जो हमारा दोस्त यहां नहीं है 13, इसको फोन लगाओ और इसको बोलो कि भाई हम पार्टी कर रहे हैं, तू आजा, 18 18 रुपए सबके बांटे हैं, तू 18 ले आइयो। बोला जी ठीक है ले आऊंगा।
लेकिन हमारे पास 60 रुपए कम रह गए हैं, तो एक काम करियो, घर से तो आएगा, 60 रुपए और उठा लाइयो। ये 60 रुपए और उठा लाएगा तो हम तेरे को बाद में दे देंगे, क्योंकि ये कम रह गए इसलिए तू उठा लाइयो। तो ये 60 तो ये लाएगा और 18 ये, टोटल कितने लाएगा, 78 लाएगा। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपने इसको करना था। ये डिटेल मेथड भी हो गया, ट्रिकी मेथड भी हो गया, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको समझाया मैंने। फिर भी अगर किसी को लगता है कि सर नहीं, थोड़ा सा जल्दी समझाया करो, तो कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, आत्मा नहीं मानती, क्या करूं। मेरा मेन मोटिव रहता है कि सभी बच्चों को एक साथ लेके चला जाए। कोई बच्चा ये ना सोचे कि यार हमें मैथ नहीं आता। मैं भी भाई तुम जैसों में से ही हूँ। मैं भी 12th में 33 नंबर वाला स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है, वो कहते हैं ना, दाने दे के पास हुआ हूँ। दाने तो नहीं दिए, पर पता नहीं कैसे पास हो गया। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे जो जो दिक्कतें दिखती थी कि मैथ जब हम सीखते हैं तो क्या क्या दिक्कत परेशानी आ सकती है, उन सभी को मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी टीचिंग में डाल दूं, ताकि कोई भी बच्चा जो मेरी क्लास देखे, उसको कोई भी डाउट हो तो वो डाउट मैं बोल के समझा रहा हूँ। बशर्ते कि आप क्लास को एंड तक जरूर देखें। अच्छे लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। ठीक है, ताकि वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिले भाई मेरी क्लासेस का, और मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं ऐसी ऐसी क्लासें बनाता रहूं। रात भी 2 बजे तक बनाइए क्लास ही तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है स्क्रीन पर। शुरुआत की क्वेश्चन था ना, आप थोड़ा सा खींच के चलेंगे। The average age of A, B, and C was 27 years 3 years ago. If 5 years ago the average age of B and C was 20 years, then the present age of A is. 3 साल पहले A, B, C की औसत आयु 27 साल थी। 5 साल पहले B और C की औसत आयु 20 साल थी। तो A की वर्तमान आयु क्या होगी? अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ के लिखते चलना है, आपके आंसर आते रहेंगे। 3 साल पहले ए बी सी की औसत 27 थी, इसका मतलब ए भी 27 का था, बी भी 27 का था, और सी भी 27 का था। ये बात दिमाग में बैठा लो, औसत मतलब इक्वल यानी कि समान। तो ये 27 का था 3 साल पहले, तो आज तो ये 30 का हो गया ना, ये भी 30 का हो गया, ये भी 30 का हो गया। तो इसका मतलब ए बी सी की जो वर्तमान एज है वो आज 30 × 3 90 हो गया इनकी एज का टोटल। क्या बात समझ में आई? फिर से सुनो, 3 साल पहले एबीसी का एवरेज 27 था, इसका मतलब 3 साल पहले ये भी 27 था, ये भी 27, ये भी 27। तो आज ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, तो इनकी एज का टोटल कितना हो गया? 90, आज का वर्तमान का। 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 थी, इसका मतलब ये भी 20 था, ये भी 20 था 5 साल पहले, तो ये आज 25 का हो गया, ये भी 25 का हो गया। तो इसका मतलब बी और सी का टोटल कितना आ गया? 25 दूनी 50। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब मुझे बताइए, यहां से ए की वर्तमान पूछ रहे हैं, तीनों का टोटल आज है 90, बी और सी का टोटल है 50, माइनस कर दूंगा तो ये आ गया ए की एज। ये आज ए 40 साल का है, यही पूछना चाह रहा था, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 में आ गया, खत्म हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन तो दिख रहे होंगे ना? क्वेश्चन तो दिख रहे होंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना आए। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज्ड बाय 4 months when 2 players of age 17 and 22 years are replaced by 2 new players. The average age of 2 new players is. किसी क्रिकेट टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु में 4 महीने की वृद्धि हो जाती है जब 17 और 22 वर्ष की आयु वाले 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी रख लिए जाते हैं। इन 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी होगी? देखो भाई, इसको डिटेल से करेंगे तो ज्यादा लंबा पड़ेगा, लेकिन जो बात मैं बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं उसको वैसे सुनिएगा, आप इसको आसानी से कर लेंगे। देखो, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी हैं? 11, और सभी की औसत में 4-4 बढ़ोतरी होगी। वो बढ़ोतरी क्यों होती है? जब एवरेज का मतलब इक्वल होता है तो इसका मतलब सारे बराबर होने चाहिए थे। लेकिन वो बढ़ोतरी क्यों होती है? क्योंकि उसने कहा कि उसमें से 2 प्लेयर रिप्लेस कर दिए। ध्यान से सुनिएगा, एक 17 साल का और एक 22 साल का रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का मतलब समझते हो? बदल गए, यानी कि 2 खिलाड़ी हटा दिए, उनके बदले में 2 खिलाड़ी रख लिए। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर 17 और 22 साल के खिलाड़ी रिप्लेस हों और उनके बदले में 17 और 22 साल के ही आ जाएंगे, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना गया है उतना ही वापिस आया है, उससे एवरेज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन यहां तो इफेक्ट आया कितने का? 4 महीने का। ये 4 महीने का इफेक्ट क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि
ये जो गए हैं इनकी जगह जो आए हैं उनका एवरेज ज्यादा रहा होगा, उनका एवरेज ज्यादा रहा होगा, लेकिन एवरेज तो इक्वल होता है, फिर ज्यादा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब उनके पास जो ज्यादा था वो सभी में इक्वली बांट दिया गया ताकि सभी बराबर हो जाएं। क्या ये बात आ रही है समझ में? मैं जो बता रहा हूं, मैंने क्या बोला फिर से सुनिएगा। यहाँ पे अगर 17-22 साल के दो बंदे रिप्लेस होके दो बंदे सेम 17-22 के आ जाएंगे, एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन दो बंदे रिप्लेस होने से एवरेज 4 महीने बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ? जो बंदे रिप्लेस होके आए हैं वो ज्यादा एवरेज वाले आए। वो ज्यादा एवरेज वाले आए तो ज्यादा तो नहीं होगा क्योंकि एवरेज तो इक्वल होना चाहिए। तो वो जो ज्यादा है उनके पास है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया किसने? ध्यान रखना, किसने? 11 बंदों ने। कितने महीने? 4 महीने। ध्यान रखना, इन 11 को 4 महीने डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो 4 महीने के साल बनाएंगे 4/12, ठीक है भाई। तो याद रखना है आपने, यहां पे जो बंदे रिप्लेस हुए पहले आपने वो टोटल करके लिख लेने हैं, एक 17 और 22 का, और इनकी जगह अब रिप्लेसमेंट होने से एवरेज बढ़ गया। बढ़ गया कौन बता रहा है? ये बता रहा है, ये जो साइन यहां बीच में लगाया है ये बता रहा है एवरेज बढ़ गया, ठीक है। अगर एवरेज घट जाता तो फिर यहां माइनस लगाना था, एवरेज बढ़ा है तो इसलिए यहां पे प्लस लगाना है, ये खास ध्यान रखना, ठीक है। और एवरेज जितने से भी बढ़ेगा या घटेगा वो यहां मल्टीप्लाई में लेना है, ये है दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आप ऐसे करके देखना, फटाक से आंसर आते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना ये 4 महीने है। अगर बोलता ना कि एवरेज में 1 साल की वृद्धि हो गई तो फिर यहां इंटू में 1 आता, ठीक है। साल में है तो सीधा नंबर लिखना है, लेकिन अगर महीने में है तो बटे 12, क्योंकि ये जो है साल में आपने लेके चल, ठीक है। तो अब यहां पे देखिएगा, यहां 4 एकम 4, 4×3 = 12, ठीक है। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? 7 और 2 9, 2 और 1 3, 39। यहां टोटल 39 हो गया। और प्लस में 11/3 का मैं डायरेक्टली कर दूं यहाँ पे, 11/3 का 3 × 9, 3 × 9, 3 से ही 2/3, 3 से ही 2/3, तो ये कितना हो गया? 41 से ही 2/3, ठीक है। क्लियर है? ये बात आई समझ में? 41 से ही 2/3 आ गया, इसको या तो मिक्स फ्रैक्शन में रख लो, वो ज्यादा ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में रख रहा हूं, यहाँ पे इसको एज इट इज लिख रहा हूं, इसको ऐसे ही रख रहा हूं, छोड़ दो, इसको ऐसे रख दिया। अब ये जो आ गया ये क्या आ गया? ये टोटल एज ऑफ टू न्यू रिप्लेस्ड प्लेयर्स। क्या लिखा भाई मैंने? मैंने ये लिख दिया कि ऐसा करने से, मैंने क्या बताया आपको कि 17 और 22 के बदले में जो आए उनसे एवरेज बढ़ा है, इसका मतलब जो आए हैं उन पे 17 और 22 तो था ही, प्लस में कुछ एक्स्ट्रा भी था। तो वो कितना एक्स्ट्रा था? 11 × 4/12 यानी कि 11/3, ये एक्स्ट्रा था। तो 39 प्लस ये सारा हो गया अब इन दो प्लेयर्स के पास टोटल, ठीक है। ये इनकी एज का टोटल आ गया। लेकिन मुझसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था इन दोनों खिलाड़ियों की औसत बता दो। तो औसत कैसे निकलती है? ये इनका टोटल है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, औसत आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 3 में 27, 3 3 और 2 11, 117 प्लस 11/3 और पूरे के बटे में 2, ये इसको सोल्व किया मैंने। 3 × 39 117 प्लस में 11 और बटे में 3, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 7 और 1 8 और 128 ये नीचे खिसक जाएगा तो नीचे 6 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? आप काट दो, आ, 2 पे कट रहे हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, ये आ गया 64/3। इसको सोल्व करूंगा तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 सही 1/3 साल, ये आ गई क्या? एवरेज एज, क्योंकि हमसे एवरेज एज ही पूछ रहा था। तो 21 सही 1/3 साल, तो 21 सही 1/3 कहीं दिख रहा है? यहाँ पे 21 वाले तो 2 ऑप्शन है, तो अब कौन सा सही है उसको देखना है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये 21 साल तो पूरे हैं, 21 साल तो पूरे हैं, ये 1/3 साल जो इसके महीने बनाऊंगा। महीने कैसे बनेंगे? इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 × 4 = 12, तो ये बन गया 21 साल 4 महीने, ठीक है। 21 साल 4 महीने, ये आ गई एवरेज एज, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ। क्लियर है? दिमाग में बैठा लो, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आए तो ये वाला काम करके आना। सारी चीज बताई है, एवरेज बढ़े तो प्लस, घटे तो माइनस, और यहाँ पे जितने से एवरेज बढ़ेगी या घटेगी वो मल्टीप्लाई करके ले, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, उनके शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 17 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की आयु। देखो बच्चों, यहाँ पे ना ये वाली जो टाइप अभी आपकी चल रही है इस क्लास के अंदर, यहाँ पे ये 3 तरह की क्वेश्चन होती है, जिसमें से पहला मैंने पढ़ा दिया, अब इससे पीछे रिप्लेसमेंट वाला। क्या पढ़ाया मैंने? रिप्लेसमेंट वाला। अब ये दूसरा है, ये दूसरा टाइप है, जिसमें क्या होता है, किसी को ऐड कर दिया जाए, जिसको शामिल होना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब कैसे करना है, पहले एक बार सॉल्यूशन लिखता हूं, उसके बाद फिर बात करेंगे। 15 स्टूडेंट की एवरेज एज 16 ईयर है, तो आपने सबसे पहले एवरेज एज लिखनी है 16। ठीक है, 15 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी थी? 16। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन कराया था, इसमें भी देखो ये दो दो बंदे थे, इसलिए दोनों का टोटल करके लिखा था। ठीक है ना, उसमें ध्यान रखना, इसमें एवरेज लिखना, उसमें टोटल लिखा था। फिर उनके शिक्षक की आयु को शामिल करने पर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले बंदे कितने थे, स्टूडेंट कितने थे? 15। शिक्षक को शामिल कर दिया, टोटल कितने हो गए? 16। ये ध्यान रखना, ये वाला 16 कौन सा है, ये 16 कौन सा है? ये तो क्या है? एवरेज। ये है एवरेज। ये है टोटल बंदे, स्टूडेंट प्लस एक टीचर, कितने हो गए? 17। ये शामिल कर दिया। अब किसी के शामिल होने से, याद रखना इस बात को, किसी के शामिल होने से अगर एवरेज बढ़ेगा तो बीच में प्लस लगेगा, अगर एवरेज घटेगा तो बीच में माइनस लगेगा। ठीक है, एवरेज बढ़ेगा तो प्लस लगेगा, घटेगा तो माइनस लगेगा। सेम रिप्लेसमेंट के केस में भी यही था, एवरेज बढ़ा था तो प्लस लगाया था, एवरेज घटा तो माइनस लगाना है। ठीक है, रिप्लेसमेंट दो केस डिस्कस कर रहा हूं साथ के साथ। फिर कह रहा है जैसी शिक्षक को शामिल कर दिया, औसत आयु 17 वर्ष होगी। तो मैं तुमसे पूछूं, पहले एवरेज 16 थी, अब 17 होगी, तो कितनी बढ़ी या घटी? तो तुम कहोगे सर जी एक बढ़ी। जितनी बड़ी उसके लिए, बड़ी के लिए प्लस लग गया, और एक से बड़ी वो मल्टीप्लाई करना है। इसलिए में 4 महीने था, इसमें 1 साल था, तो सीधा एक लिखना है। ठीक है, और वो मल्टीप्लाई करके लिखना है। कोरिलेट कर लो पिछले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये बड़ी थी तो इसलिए प्लस लगा दिया, बस सोल्व कर दो। 16 + 16 32 आंसर आ गया। भाई टीचर की उम्र आ चुकी है 32 साल। आंसर ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं समझ में आया, तो फिर 15 विद्यार्थियों की औसत थी 16, यह आ जाएगा। फिर एक टीचर शामिल हो गया, बन गए 16, इनकी एवरेज होगी 17। ठीक है, यहां से इनका मल्टीप्लाई एक्स आ गया, इनका वाई आ गया, तो टीचर की उम्र के लिए आप कर देना वाई माइनस एक्स। किसी बच्चे को मेरा मेथड मुश्किल लग रहा है तो आप इसको लगा सकते हैं। 15 स्टूडेंट की एवरेज 16 थी, इसका मतलब सारे 16 16 16 थे, तो टोटल हुआ एक्स। एक टीचर शामिल हो गया तो बच्चे समेत टीचर हो गया 16, मतलब टीचर आ गया ना इसमें 16, और एवरेज होगी 17, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से टोटल आ गया, इसमें से इसको माइनस कर देना, टीचर की उम्र आ जाएगी। ठीक है, तो दो केस में बता चुका हूं। रहा तीसरा केस, तीसरे केस में क्या होता है, सेम ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें कोई हटा दिया जाता है। जैसे इसमें ऐड किया था ना, इसमें ऐड किया था शिक्षक को, उसमें शिक्षक को मान लो कहते हटा दिया जाए, तो वो होता है एक्सक्लूड करने का केस, जिसमें हटाया जाए। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, एक्सक्लूड वाली सिचुएशन के अंदर सबसे पहले तो एवरेज लिखनी है, फिर घटा के कितने बंदे रह गए वो लिखने हैं, फिर एवरेज जितने से बढ़ेगी घटेगी वो मल्टीप्लाई होगा। पर यहां याद क्या रखना है, ये जो बीच वाला साइन है, अगर किसी के हटने से एवरेज बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तो फिर यहां माइनस लगाना है, उल्टा लगाना है, ये ध्यान रखना। और किसी के हटाने से अगर एवरेज घटेगा तो फिर यहां प्लस लगाना है। उल्टा काम होगा इस रिप्लेसमेंट कह रहा हूं, हटाने वाले केस में। 3 तरह के केस हुए, रिप्लेसमेंट, शामिल होने वाला और हटाने वाला। ठीक है, तो हटाने वाले में उल्टा होगा, इन दोनों में सेम होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें कहीं मैंने बता दी। क्वेश्चन एक था, लेकिन हमने सारी टाइप डिस्कस कर ली है। क्वेश्चन अगर आता है तो अब छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन है कि एवरेज वेट ऑफ 3 persons A, B and C is 45 kg and the average weight of A and B is 40 kg. If the average weight of C and A is 43 kg, then weight of A is, 3 व्यक्ति हैं A B C, जिसका उन दिन का औसत भार है 45 किलोग्राम। A और B का औसत भार है 40 किलोग्राम, C और A का औसत भार है 43 किलोग्राम, तो A का भार। अब सिंपल सी बात बताओ, देखो एबीसी का औसत 45 है, तो इसका मतलब ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, तो एबीसी का टोटल सिखाया था ना क्लास शुरू होते ही, कैसे आएगा? 45 गुणा में 3, 135। कोई दिक्कत? आगे होगा। फिर कह रहा है एबीसी का औसत 40 है, इसका मतलब ए बी 40, बी भी 40, तो इनका कितना हो गया टोटल? 40 दूनी 80। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है सी और ए का औसत 43 है, इसका मतलब सी भी 43, ए भी 43, तो इनका टोटल कितना हो गया? 86। क्लियर है? तो आप देखो, इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, 2 बार ए प्लस बी प्लस सी,
या इसको मैं दो बार ए की जगह ऐसे लिख दूं, ऐसे, तो क्या कुछ गलत है? ए ए बी सी, ए ए बी सी, यही हो ना? तो ये कितना हुआ? 166। क्यों भाई? टोटल 166 हो गया। तो वो कह रहा है कि ए का भार कितना होगा, तो मुझे पता है ए बी सी का टोटल वजन 135 है, तो 135 इसमें से माइनस कर दूंगा, तो ये जो 31 बच गया, ये किसका बच गया? ये 31 बच गया किसका? ए का। और यही वो पूछना चाह रहा था, ऑप्शन नंबर 4 में रखा हुआ है। आसान था ना? बिल्कुल, कोई रट्टे नहीं मारने। मैथ रटने से नहीं आता, जितना समझोगे उतना लंबे चलोगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। The average daily temperature from 7th to 14th March, both days inclusive, यानी कि 7 और 14 दोनों शामिल हैं, was 21.8 डिग्री सेल्सियस, एंड फ्रॉम 8th to 15 March was 22.5 डिग्री सेल्सियस. If the temperature on the 7th March was 20 डिग्री सेल्सियस, then what was the temperature on 15th March? जो भाई हिंदी भाषा में एक बार बता देता हूँ। कह रहा है कि 7 से 14 तारीख, जिसमें दोनों शामिल करनी है, इनका जो औसत तापमान था 21.8 डिग्री सेल्सियस था, और 8 से 15 तारीख तक का औसत तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है अगर 7 मार्च का जो तापमान था वो 20 डिग्री सेल्सियस था, तो फिर 15 मार्च का तापमान कितना था? तो अब सिंपल सी बात है, देखो 7 से 14, तो मैं यहां लिख देता हूं 7, 7th, 8th, 9th, ठीक है, इनको प्लस कर देना। एवरेज टेम्परेचर टोटल निकाल लेता हूं मैं इससे। 10th, 11th, समझाने के लिए लिख रहा हूं, इतना तुमने लिखना नहीं है। 13th, 14th, और हाँ 14 तक था। 7 से लेके 14 तक का, 7 से 14 तक का एवरेज टेम्परेचर कितना था भाई? 21.8, ठीक है, 21.8 डिग्री सेल्सियस। इसको गुणा कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये पॉइंट समझ में आया मैंने जो लिखा? उसने ये बोला कि 7 से लेके 14 तारीख का जो एवरेज टेम्परेचर था 21.8 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब हुआ कि 7 तारीख को भी 21.8 था, 8 को भी 21.8 था, 9 को भी 21.8 था। तो इन सारे दिनों में, 8 दिनों में टोटल टेम्परेचर कितना हुआ? इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। फिर कह रहा है कि 8 से लेके, 8 से लेके, और कब तक? फिफ्टींथ, ठीक है। कह रहा है कि फिर 8 से 15 तक का जो एवरेज टेम्परेचर था 22.5 था। कितना था? 22.5। तो इनका टोटल टेम्परेचर के लिए इंटू 8 कर दो, ये भी टोटल टेम्परेचर आ गया, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि 7 तारीख का टेम्परेचर 20 है। तो अब आप देखो इन दोनों में अगर मैं इनको माइनस कर दूंगा, तो ध्यान दीजिएगा माइनस करने से क्या होगा, ये जो कॉमन है 8वें दिन का टेम्परेचर, 9वें दिन का, 10वें का, 11वें का, 12वें का, 13वें का, 14वें का, ये दोनों टेम्परेचर कैंसिल हो जाएंगे। ये मतलब जो कॉमन टेम्परेचर है, बचेगा कौन सा? 7th, और इधर से बचेगा माइनस में 15th। यानी कि 7वें दिन और 15वें दिन का जो टेम्परेचर है वो अब यहां से सोल्व करके आ जाएगा। अब सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तुम कहोगे इसकी गुणा इससे कर लें, इसकी गुणा इससे कर लें, कर लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आसान कैसे होगा? 22.5 और 21.8 में जो डिफरेंस है वो 0.7 का है, लेकिन विद माइनस साइन। अब बोला जी ये क्यों? तुम मुझे बताओ। 21.8 माइनस 22.5 करेंगे, तो इसका मतलब ये माइनस करने से माइनस वाला ज्यादा है ना, यहाँ पे ये आएगा माइनस का 0.7, और इसको मल्टीप्लाई अब 8 से कर दो, ठीक है, वो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो दिस बिकम्स 8 सत्ते 56 माइनस के 5.6, और इधर 7th का दे रखा था 20, माइनस में 15th, ठीक है, क्लियर है। तो इसको ले जाओ उधर, इसको ले जाओ इधर, तो 15th उधर चला जाएगा, तो 15th डे का टेम्परेचर ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 20 और 5.6 यानी कि 25.6 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया भाई आपका टेम्परेचर। यहाँ गुणा करने से बच गए, मल्टीप्लाई करने से बच गए। किसी को फिर भी शक है तो वो मल्टीप्लाई करके देख सकता है। मैंने क्या किया, मैंने देखा दोनों में 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन ले लिया, और 21.8 में से 22.5 माइनस किए, तो दिस इज माइनस 0.7। बस वही किया मैंने, कॉमन चीज बाहर रख ली, डिफरेंस लिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 सत्ते 56, ठीक है, क्लियर। तो 25.6 ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, ठीक है भाई, बात आई समझ में? तो इस तरीके से आपका ये वाला टाइप हो जाता है,
ठीक है, जो कॉमन डेज होते हैं वो कट जाते हैं दोनों में से, और जो बचते हैं उनको आपने लेके चलना होता है। ठीक है, नेक्स्ट 42 नंबर। समझ में आ भी रहा है कुछ की नहीं? कमेंट कमेंट कर दिया करो यार बीच में, है। चलो, the average weight of certain children in a group is 47.5 kg. When three children of average weight 55 kg join the group and seven children of average weight 45 kg leave the group, then the average weight of the children in the group increased by 2 kg. What was the number of children initially in the group? एक समूह में कुछ बच्चों का औसत भार 47.5 किलोग्राम है। जब औसत भार 55 किलोग्राम वाले 3 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं और औसत भार 45 वाले 7 बच्चे समूह छोड़ जाते हैं, तब समूह में बच्चों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो समूह में आरंभ में कितने बच्चे थे? अब देखो भाई, ये वाली टाइप बिल्कुल इजी है, देखने में तो बड़ी खतरनाक लग रही है। बिल्कुल इजी है, बशर्ते कि जो मैं एक लाइन लिखनी बता रहा हूं वो जिसने सीख ली, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक है, कैसे, ध्यान से सुनिएगा। एक समूह में कुछ बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया दैट इनिशियल स्टूडेंट। ये लिखना नहीं है आपने, बस ऐसे मैं बता रहा हूं समझाने के लिए, दैट इनिशियल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो शुरुआत में कितने बच्चे थे? एक्स बच्चे थे। ये लिखना नहीं है कहीं पर भी, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि भाई शुरुआत में मान लो एक्स बच्चे थे। अब हमने टोटल वेट लिखना है, कैसे लिखूंगा? समूह में कुछ बच्चों का औसत भार 47.5 किलोग्राम था, इसका मतलब जो एक्स बच्चे हैं सभी 47.5 47.5 47.5 के थे, तो टोटल कितना लिखूंगा? 47.5x। क्या ये बात मैंने सिखाई थी आज क्लास शुरू होने से पहले, कि भाई अगर एवरेज 47.5 है एक्स बच्चों का, तो इनका टोटल वेट कैसे आएगा? इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके, पहली बात खत्म होगी। ठीक है, ये टोटल वेट है, लेकिन इस टोटल वेट में कुछ छेड़छाड़ हुई है। क्या छेड़छाड़ हुई है? कह रहा है इसमें 55 किलोग्राम वाले 3 बच्चे शामिल हो गए, यानी कि शामिल हुए तो प्लस कर दिया, कितने? 55 किलोग्राम वाले 3, यानी कि 55 55 55, तो टोटल कितना बनेगा? 55 गुना 3। ये इसमें ऐड कर दिया, यानी कि ये टोटल वेट जो हमारा था इसमें ये ऐड हो गया। लेकिन लेकिन कह रहा है कि 45 किलो वाले 7 बच्चे छोड़ के भी गए हैं, तो छोड़ के गए हैं तो फिर माइनस होएगा, तो कुछ बच्चे चले गए। 45 किलोग्राम वाले कितने? 7 बच्चे चले गए, तो फिर इस टोटल वेट में से फिर ये तो ऐड हुआ था, ये वाला माइनस हो गया। ठीक है, तो अब जो बचा, ये जो बचा, ये उन बच्चों का वेट है जो अब बच गए हैं। क्या ये बात आ रही है समझ में? ये जो टोटल वेट है भाई, टोटल इतना था, इसमें से ये और आगे इनका ऐड कर दिया, ये चले गए इनका माइनस कर दिया, तो अब ये वेट बच गया किनका? जो बच्चे अब बचे हुए हैं। बेसिकली बचे कितने हुए? इस टोटल एक्स में से 3 पहले आए थे, 7 गए हैं, तो इसका मतलब 4 बच्चे एक्स्ट्रा गए। तो यहां नहीं, यहां पे अब ये जो बच्चे रह गए, ये 4 कम हो गए। कैसे? मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो ये 20 थे, एक पल के लिए मान लो ये 20 थे, 20 में 3 और आगे, टोटल 20 थे, ध्यान रखना। 20 में 3 और आगे कितने हो गए? 23। 23 हो गए ना। अब 23 में से 7 चले गए, 23 में 7 चले गए तो रह गए कितने? 16। तो 16 रह गए, तो इसका मतलब पहले 20 थे अब 16 रह गए, तो बच्चे तो फिर 4 घट गए ना। ठीक है, तो अब ये 4 घटने से कह रहे बच्चों के समूह में बच्चों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि पहले कितना था? 47.5, अब कितना हो गया? 49.5। तो बचे हुए बच्चों का इंटू 49.5 कर दूंगा तो ये भी टोटल वेट आएगा, और ये दोनों वेट हैं आपस में बराबर। क्या ये बात आई समझ में? ये है पहले वाला वेट, और ये है अब बाद वाला वेट। ठीक है ना भाई, क्लियर है बात, समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब बच्चे घट गए 4 और एवरेज बढ़ गया 2 से, तो 47.5 से भी 49.5 हो गया, मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये कितना बना? 47.5x प्लस में 165, 7 पंजे 35, 7 चौके 28 और 3 31, इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 49.5x, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 50 चौके 200, 198। ठीक है, मैंने 50 मान लिया इसको, 50 की 200, लेकिन 0.5 4 जगह कम करूंगा तो 2 कम हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किए मैंने, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये कितना आएगा? 2x, क्योंकि इसमें से माइनस होगा 2x बनेगा ना, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 165 माइनस 315 और प्लस के 198, तो 5 8 5 13,
10 6 16, 1 2 3, 363 माइनस 315 इक्वल टू 2x। कर दो माइनस, 5 8 5 13, 1 और 3, ठीक है 38 आएगा। 38 आ रहा है तो गड़बड़ कर दी मैंने। 8 5 13, 1 हासिल 7, 9 7 16, 1 2 3, 363। ये आ गया 363 और इसमें से 315 माइनस करेंगे, 8 4 48 आएगा ना। 48 इक्वल टू 2x और इससे काटेंगे तो 24। इसका मतलब शुरुआत में 24 बच्चे थे भाई, दिख रहा है कहीं? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो 24 स्टूडेंट थे इनिशियली। ठीक, क्लियर है? तो ये करना था आपने। तो ये अगर आप बात याद रखते हो तो देखो बस ये कैलकुलेशन ही है, इतनी लाइन लिखनी है आपने, उससे हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन एक आपके सामने फिर से लगाया, तो मैं चाहूंगा कि आप क्लास को पोज करें और फटाफट से एक बार इसको करके दिखा दो भाई। ठीक है, क्लास रोक लो बीच में और करो इसको सोल्व। The average height of all students of a class is 148.5 centimeter. When 12 students of average height 146 leaves the class, then the average height of the students in the class increased by 1.5 centimeter. How many students were there initially in the class? कक्षा में सभी विद्यार्थियों की औसत लंबाई 148.5 सेंटीमीटर है। जब 12 विद्यार्थी जिनकी औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, तब इस कक्षा के विद्यार्थियों की औसत लंबाई 1.5 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है। कक्षा में आरंभ में कितने विद्यार्थी थे? आरंभ में कितने थे? x थे। सभी विद्यार्थियों की औसत थी 148.5, तो टोटल कितना बनेगा? 148.5 x। क्या ये बात आई समझ में? टोटल आ गया हमारे पास। फिर 12 विद्यार्थी 146 हाइट के छोड़कर चले गए, तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा। माइनस क्या? 146 के 12 विद्यार्थी, 146 हाइट वाले 12 विद्यार्थी चले गए, तो ये इसमें से कर दिया माइनस। अब माइनस हो गए 12, तो अब बच्चे कितने बचे? बोल रहा है अब इस कक्षा के विद्यार्थियों की औसत तो चाहिए, तो बच्चे कितने बच गए? x माइनस 12। क्या ये बात आई समझ में भाई? x माइनस 12 हो गए ना भाई, टोटल x थे, 12 छोड़कर चले गए, तो टोटल अब रह गए x माइनस 12। कह रहा है अब औसत लंबाई 1.5 सेंटीमीटर बढ़ गई, पहले 148.5 थी, अब 1.5 बढ़ गई, तो कितनी होगी? 150। तो ये बचे हुए का टोटल वेट, ये पहले वालों का टोटल वेट, दोनों ही टोटल वेट है, दोनों को इक्वल रख के इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज 148.5x माइनस में 12 6 72, 12 चौके 48, 55, 12 1 12, 5 17 इक्वल टू 150x माइनस 15 12 1800। ठीक है भाई, ये इधर जाएगा 1.5x, ये इधर आएगा 48 माइनस प्लस हो जाएगा ना इधर आके, तो 52, हाँ 48 बच गया ना, 48। ठीक है, तो x की वैल्यू के लिए 48 बटे में 1.5, पॉइंट हटाएंगे 10 लगेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 से 16 पे कटा और 16 दूनी हो गया 32। तो शुरुआत में 32 बच्चे थे, दिख रहे कहीं? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहे हैं। ये पूछना चाह रहा था कि शुरुआत में कितने बच्चे थे, तो 32 थे। ठीक है, तो ध्यान से करना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो देख लेना। ठीक है, तरीका आपको मैंने समझा दिया, अब क्वेश्चन अटकेगा नहीं। देखो कितनी फास्ट हुआ। ठीक है, तो अब ऐसा ये क्वेश्चन फिर से मेरे ख्याल से स्क्रीन पर आ चुका है, कर लीजिएगा जल्दी से। एवरेज वेट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 43 kg व्हेन 4 मोर स्टूडेंट्स विद वेट 40 kg, 37.5 kg, 40.5 and 42 kg join the class. The average weight of all the students reduced by 1 by 2 kg. Then the number of students in the class initially is, एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार 43 किलोग्राम है, तो साथ के साथ लिखते चलते हैं x इंटू 43, तो टोटल वजन हो गया 43x। जब 4 विद्यार्थी जिनके वजन 40 37.5 40.5 और 42.5 है कक्षा में शामिल हो गए, शामिल हो गए तो मतलब प्लस करना है, कितना? 40 40 37.5 40.5 और लास्ट वाला कितना है? 42। कक्षा में शामिल हो गए तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार आधा किलोग्राम कम हो जाता है। तो आप पहले तो मुझे बताओ, पहले थे x, 4 बच्चे और आ गए तो कितने हो गए? x प्लस 4 हो गए, और वजन जो है आधा किलोग्राम बढ़ गया, पहले 43 था, अब आधा बढ़ने से 43.5 हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सोल्व कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 43.5x प्लस में यहां करेंगे तो 44 दूनी 88, 88 दूनी 176,
176 174 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना तुम। यहाँ पे 43x, इनको ऐड कर लो। एक हो गया, तीन, तीन तीन सात 10, 10 की जीरो, 5 3 8, 8 4 12 और 4 16, 160। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहां से अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.5x, ये इधर आ जाएगा। कहीं गड़बड़ हो गई है, एक बार देख लेते हैं। 40 37.5, फिर 40.5 और 42। ठीक है, 4 4 8 4 3 12, 120 तो ये हो गया। 120, 120 और दो तो ढाई, ढाई और 37.5, 160 ही आ रहा है। ठीक है, इधर देख लेते हैं। 4 5 20, 14 17। ओहो, ये 42.5 आएगा ना। ये गलती हुई भाई, एवरेज घटा है ना, आधा किलोग्राम कम हो गया तो 42.5 आएगा। मैं कहूँ कि साइन का क्यों दिक्कत आ रही है, 42.5 आएगा भाई। ठीक है भाई, ये 42.5 हो गया तो यहाँ भी फिर ये भी चेंज हो जाएगी भाई। 43 दूनी 86, 42.5 85, 85 दूनी 170 आएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, क्लियर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो यहाँ पे ये कर दिया। तो अब देखो, ये इधर आएगा तो माइनस होगा तो 0.5x, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10, 170 में से 160 गए तो x की वैल्यू के लिए 10 बटे में 0.5, पॉइंट हटा देंगे, 5 दूनी 10, 20 आ गया। 20 दिख रहा है कहीं पर, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो इनिशियली स्टूडेंट कितने थे, 20 स्टूडेंट थे। ये करना था इस क्वेश्चन में। आ गया समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत? अब तो ये टाइप क्लियर हो गई होगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी अब इसमें। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ द मार्क्स obtained by 8 students is 55. Later on, it was found that one of the student marks 62 was misread as 26. The correct average is, ये यहाँ पे बोल रहा है कि 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 55 थे। स्टूडेंट कितने थे, 8। 8 स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स थे वो कितने थे, 50। ये एवरेज मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, यानी कि सारे बच्चों में 55 55 55 55 नंबर थे। बाद में पाया गया कि गलती से एक विद्यार्थी के 62 अंकों को 26 पढ़ लिया। ध्यान दीजिएगा, सुनना इस बात को ध्यान से। इट वॉज फाउंड दैट वन ऑफ द स्टूडेंट मार्क्स 62 वॉज मिसरीड एज 26, यानी कि उसके सही मायने में तो 62 थे, लेकिन गलती से पढ़ा कितना, उसको 26 पढ़ लिया। ठीक है, तो अब ये गलती मुझे ठीक करनी है। पढ़ने से ज्यादा पढ़ दिए कम, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे जो दिखा, मैंने कहा, मैं अगर कहूं आपको कि भाई एक बच्चे के ना 62 नंबर थे और मैंने गलती से 26 गिन लिए, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर जी आपने 6 6 12, आपने 36 नंबर, आपने, बेटे क्या बात है, मैंने कितनी बार समझा रखा है बेटे, जब पढ़ाऊं तो शांत रहा करो। इसको एक को नीचे भेज दो यार। ठीक है, मैं इनको दोनों को फिर यहीं छोड़ दूंगा, देख ले बेटे। पढ़ाने का ना फोकस डिस्टर्ब हो जाता है जब तुम बीच में क्या क्या करते हो। मेरे को आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। ठीक है, देख कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे और तुम है कि शोर करी जा रही हो। हाँ, तो मैं जो यहाँ पे बोल रहा था कि 62 एक बच्चे के नंबर थे, पढ़े गए 26, तो कितने कम पढ़े गए? कहेगा जी 36 कम पढ़ दिया आपने तो मैं कहूंगा फिर ये गलती कैसे ठीक होगी? बोला सर इनको 36 नंबर और चाहिए थे। तो 36 नंबर और चाहिए थे, ये ध्यान रखना। पढ़ने थे ये, पढ़ दिए ये, इसका मतलब 36 कम पढ़े, तो गलती कैसे ठीक हो सकती है? बोले इनके 36 नंबर और दे दो, तो 36 नंबर हमने और दे दिए। लेकिन ध्यान रखना 36 एक के नहीं होंगे। मैंने बोला एवरेज मतलब इक्वल, अगर 36 मिले हैं तो वो एक में नहीं होगा, 8 बच्चों में बटेंगे।
ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 नी में 36, यानी कि 4.5 4 और बढ़ गए, तो 55 में 4.5 और बढ़ा दूंगा, दिस इज 59.5। तो सही एवरेज था 59.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? बात आई है समझ में? ये समझ में आया? देखो, एवरेज मतलब इक्वल होना। अगर 36 नंबर कम दे रखे थे तो 36 नंबर और दे दो, प्लस कर दिया। लेकिन वो 36 नंबर एक बच्चा नहीं लेगा, वो 8 के 8 मिल के रखेंगे, क्योंकि एवरेज में रखना है ना सभी को, और एवरेज का मतलब तो मिल बांट के। ठीक है, एक मिनट यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया तो मुझे ये वाला क्वेश्चन एक बार करके दिखा दो। ठीक है, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार करके दिखा दो, देखूं आपको समझ में आया। ध्यान से, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स वर फाउंड टू बी 60। Later it was noticed that in case of one student 38 marks was misread as 83। The correct average is। 5 विद्यार्थियों के गणित के जो एवरेज अंक हैं 60 ज्ञात किए गए। बाद में यह पता लगा कि 38 अंकों को गलती से 83 पढ़ा, तो सही औसत क्या है? तो तुम मुझे बताओ, स्टूडेंट थे 5, एवरेज कितना था? 60। 5 स्टूडेंट का एवरेज कितना था? 60 था। अब गलती क्या हुई? 38 अंकों को, यानी कि सही तो 38 थे, और गलती से पढ़ा कितना? 83। मैं एक बच्चे को बोलूं कि बेटे एक स्टूडेंट के ना 38 नंबर थे, मैंने गलती से 83 ले लिए, इस गलती को ठीक करो। तो तुम पहले तो ये देखोगे कि कितने सर ने ज्यादा ले लिए। इसका डिफरेंस देखेंगे, 8 5 13, 3 4 7। आप कहोगे कि सर जी आपने ना 45 नंबर ज्यादा दे दिए। तो मैंने कहा फिर गलती कैसे ठीक करूं? आप कहोगे कि 45 नंबर सर जी इनके घटा दो। तो 45 घटेंगे लेकिन एवरेज में, यानी कि 5 बच्चों में घटाएंगे, तो 9 9 हर एक के घटेंगे। तो 60 में से 9 गए तो 51 जो है अब आपका बनेगा सही एवरेज, विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो देखा, कंसेप्ट समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चन कैसे खटाखट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दी एवरेज। अच्छा, ये वाला जो अभी मैं टाइप करा रहा था ना, ये वाला, इसमें ना कई बार ये गलती एक की बजाय दो बच्चों पे भी हो जाती है। दो बच्चों पे भी गलती हो जाए, बोला इसको इतने देने थे इतने दे दिए, इसको इतने देने थे इतने दे दिए, तो उसमें फिर दो का टोटल देख लो, इधर दो का टोटल देख लो, और फिर देखो कम दिए कि ज्यादा दिए। तरीका सेम रहेगा, अगर दो दो बच्चों के आ जाए फिर टोटल देख के देखना है कि गलती में कम दे रखे हैं कि ज्यादा दे रखे हैं। ठीक है, the average of four numbers is 8 if the average of first three numbers is 5 times the fourth number, then the fourth number is। कह रहा है यहाँ पे कि चार संख्याओं का औसत 8 है। अब वो जो चार संख्या है मुझे नहीं पता कौन सी है, तो मैंने चार संख्या ए बी सी डी दे दी। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि ये चार नंबर है भाई, इनका एवरेज निकाल दो, तो तुम कैसे निकालोगे? ए बी सी डी बाई 4। क्यों भाई? ये निकालोगे ना। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फोर नंबर्स इज 8, यानी कि चार संख्याओं का एवरेज 8 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनका टोटल कितना हुआ, तो तुमने कहा 4 गुना में 8। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहां पे वो बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ फोर नंबर्स इज 8 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा गया। हालांकि हम इसको डायरेक्टली लिखना सीख चुके हैं, 4 अट्ठे 32, इसको हम डायरेक्टली सीख चुके हैं ना, शुरुआत में यही बताया था। लेकिन अगर डिटेल से पढ़ के बताऊं तो फिर वो इस तरह से है कि चार संख्याएं हैं, इनका एवरेज निकालूंगा, टोटल करके 4 से डिवाइड, ये 8 आ रहे हैं, तो 4 अट्ठे 32, ये इनका टोटल आ गया। कह रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ द फोर्थ नंबर। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर, तो पहले तीन नंबर का एवरेज कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। बोला जी तीनों का सम करके 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज आएगा। बोला ये जो एवरेज है ये 5 गुना है किसके? इस चौथे नंबर के। ऐसा वो बोल रहे हैं, यदि पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या के 5 गुने के बराबर है तो चौथा नंबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 पंजे 15 डी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? अब आप मुझे बताइए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 32 है। ठीक है, क्लियर? तो यहां से एक चीज, एक मिनट रुको। if the average of first three numbers is 5 times of the fourth number। ठीक है, तो 3 पंजे 15,
तो अब देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का टोटल हमारे पास कितने हैं, 32 आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब यहां हम क्या करेंगे, इस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को, इस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को यहां पे चिपका देंगे। तो ये हो गया 15d प्लस डी इक्वल टू 32, ये हो गया 16d इक्वल टू 32, और d की वैल्यू आ गई 2। यानी कि जो हमारा चौथा नंबर डी है वो 2 के बराबर है, और यही वो पूछना चाह रहा था कि फोर्थ नंबर किसका है, क्या है। तो आंसर ऑप्शन 4 2। ठीक है भाई, क्लियर है, ये बात आई समझ में आपको। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 15d आ गया था, तो हमने यहाँ पे 15d रख दिया। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 48 नंबर। There are three positive numbers. When the average of any two of them is added to third number, the numbers so obtained are 178, 187 and 199. What is the average of the original three numbers? तीन धनात्मक संख्याएं हैं, उनमें से किन्हीं दो का औसत तीसरे संख्या में जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं 178, 187 और 199 है। ठीक है, तो मूल तीन संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। तीन नंबर जो है वो हमने मान लिए एबीसी, तीन नंबर हमने ले लिए कौन से, एबीसी। ठीक है, अब कह रहे किन्हीं दो का औसत, यानी कि अगर मैं ए और बी का औसत निकालूंगा तो ऐसे निकलेगा, किन्हीं दो का औसत अगर तीसरी में जोड़ दिया जाए, तो तीसरी कौन सी बचेगी, सी। ए प्लस बी का औसत अगर तीसरी में जोड़ दिया जाए तो क्या क्या मिलेगा, 178। सिमिलरली बी प्लस सी का औसत ए में जोड़ देंगे तो मिलेगा 187, और सिमिलरली सी प्लस ए का औसत जोड़ देंगे बी में तो मिलेगा कितना, लास्ट वाला, विच इज 199। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं इसको। ये बात आई समझ में आपको, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है भाई, मैं अपने पास से नहीं करता। जब एलसीएम लूंगा तो a प्लस बी और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो अगर मैं इसका एलसीएम लेके दिखा दूं, एक बार दिखा रहा हूं, फिर डायरेक्टली लिखेंगे। इनका एलसीएम लूंगा तो 2 आएगा, यहां से आएगा a प्लस बी, प्लस में एक दूनी 2, यहां से आएगा 2 सी, a प्लस बी प्लस 2c बाई 2 178 के बराबर आ जाएगा। और ये दो जो है 178 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा a प्लस बी प्लस में ये दो इधर मल्टीप्लाई 2c, और बटे में 2 इक्वल टू 178 होगा, तो वो दो इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 356 हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ लिखूंगा बी प्लस सी अपोन प्लस में 2a इक्वल टू, दो मल्टीप्लाई कर दो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 एकम 2 और 1 3। सिमिलरली सी प्लस ए प्लस 2b इक्वल टू 199, 400, 400 में से 398। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इन सबको ऐड कर दो, a प्लस 2a प्लस ए यानी कि 4a 4b 4c, यानी कि 4 4 बार आएंगे ये सारे। बात आ रही है समझ में, देख लो करके, a भी 4 बार आ रहा है, b भी देखो, एक बार ये, एक बार ये, 2 बार ये, 4 हो गया। 4 मैंने कॉमन लिख दिया इधर, 6 4 10 और 8 18, 6 7 6 13, 13 9 22, 3 2 5, 3 3 6 3 3 9 और 2 11, 1128 आ रहे हैं, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 282 आ गया। ए बी सी का टोटल आ गया आपके पास 282 सोल्व करके। लेकिन वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था तीन मूल संख्याओं का औसत, तो औसत के लिए तो फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो टोटल आया ना, एवरेज के लिए 3 से डिवाइड कर दो, 3 में 27, 3 चौके 12, 94 आएगा। 94 दिख रहा है, ऑप्शन 3 में दिख रहा है। ठीक है तो ये करना था भाई आपने इसमें, ये आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ के लिखनी थी, उसके हिसाब से आ जाएगा। तो मैथ्स में स्टेटमेंट पढ़ के लिख दो, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा, तो अपने आप आ जाओगे आंसर की तरफ। There are three distinct natural numbers. One third of the average of these numbers is 16 less than the greatest number among them. The average of the other two numbers excluding the greatest number is 20. What is the greatest number? कह रहा तीन भिन्न प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन संख्याओं के औसत का एक तिहाई में से सबसे बड़ी संख्या से 16 कम है, यानी कि इनका जो औसत है वो सबसे बड़ी संख्या से 16 कम है, तो सबसे बड़ी संख्या को छोड़कर शेष दो संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो मैं अभी आपको एक बात बोल रहा था कि भाई कुछ भी समझ में नहीं आए तो जो लिखा है उसको पढ़ पढ़ के लिखना शुरू कर दो। कैसे, संख्या तीन है अलग अलग, तो हमने तीन संख्या मान ली, ए बी
सी। तीन संख्या थी अलग अलग। इन संख्याओं के औसत का एक तिहाई, मैं बोलूं इनका औसत बताओ क्या आएगा, तो तुम कहोगे सर जी तीनों का टोटल बटे में तीन। बोला सर औसत निकाल दिया। मैं बोलूं इसका एक तिहाई। बोला सर जी एक तिहाई भी कर दिया। भाई जो भी आएगा सोल्व करके उसका वन थर्ड एक तिहाई हो गया ना। के एक तिहाई में से सबसे बड़ी संख्या से 16 कम है, यानी कि ये जो एक तिहाई है, सबसे बड़ी संख्या हमने सी मान ली, इससे 16 कम है, यानी कि ये इसका एक तिहाई जो है सबसे बड़ी संख्या से 16 कम है। ठीक है। वन थर्ड ऑफ द एवरेज ऑफ द दीज नंबर्स इज 16 लेस देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम। मान लिया मैंने सी सबसे बड़ा है, इससे ये 16 कम है, ऐसा वो बोल रहा था। ठीक है भाई। अब आगे क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या को छोड़कर, यानी कि सी को छोड़ के शेष दो संख्याओं का औसत 20 है। इसका मतलब ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो इनका टोटल कितना हुआ 40। क्या ये बात आ रही है समझ में? ये तीन भी अंदर ले आते हैं। क्यों भाई, ये बात आई समझ में आपको? भाई इनका एवरेज, इन दोनों का एवरेज 20 है, इसका मतलब ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो टोटल कितना हुआ इनका 40 हो गया। 40 प्लस सी बाई 3, और ये वाला 3 अंदर ले लिया, तो तीन तीन हो गया नीचे। ये 9 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 प्लस सी इक्वल्स टू 9 सी माइनस 144। ठीक है भाई। ये सी इधर ले आओ, ये सी माइनस हो जाएगा तो 8 सी, ये सी इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 144 और 40 184। 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। क्या बोल रहा था? बोल रहा था सबसे बड़ी संख्या बता दो, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 23 आ गया। ठीक है, क्लियर है, बात आई समझ में? ये करना था। और भाई इसी के साथ हमारा एवरेज जो टॉपिक चल रहा था उसकी हमने प्रैक्टिस की है। तो एक कंसेप्ट जो है वो आपके दिमाग में आया होगा, आप इसको अप्लाई करें क्वेश्चंस में, आपको जरूर बेनिफिट होगा। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है विच इज रेशियो। रेशियो जो है यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी, टू और मोर क्वांटिटीज, यानी कि दो या अधिक संख्याओं के बीच का जो तुलना होती है, उनके बीच का जो कंपैरिजन होता है, उसी को आप रेशियो यानी कि अनुपात बोलते हैं। ठीक है। और रेशियो बनता कब है? रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म कब, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 16 और एक नंबर है 20, तो ये रेशियो कब बनेगा? जब मैं इनको काट दूंगा, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। तो ये ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बोथ आर सेम। ठीक है। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि कटने के बाद का फॉर्म जो है वो आपका रेशियो है, तो कॉमन चीज को काट दिया। ठीक है। ध्यान रखना, रेशियो में जब भी हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट, सॉरी, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है। अगर मैं इस रेशियो को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो जो रहेगा रेशियो सेम ही रहेगा, कोई इफेक्ट उस पर नहीं आएगा, जबकि प्लस माइनस से तो फर्क पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने प्लस माइनस बोल दिया था गलती से, लेकिन उसको मैंने रिवर्ट किया। इस कुछ भी इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो रेशियो पे इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू। रेशियो क्या कहता है कि इफ एक्स रेशियो वाई 4:7, वाई रेशियो जेड 3:5, तो एक्स वाई जेड किसके बराबर होगा? देखो, एक्स वाई का अनुपात आपको दे दिया 4:7, वाई जेड का अनुपात आपको दे दिया, वाई जेड कितना है 3:5। आपसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा। आप इसके लिए इस बात को याद रखना जो मैं बता रहा हूं, ये अगर आपको निकालना है तो ध्यान रखना, पहली बात ये सीक्वेंस में होना चाहिए, एक्स वाई, वाई पे खत्म है तो अगला वाई से शुरू होना चाहिए, यानी कि सीक्वेंस मेंटेन रहना चाहिए। तरीके और भी हो सकते हैं लेकिन ये तरीका आप सीखें, एक्स वाई, वाई से खत्म, वाई से शुरू होना चाहिए। अगर ये उल्टा लिखा है तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर दें, इसको चेंज करेंगे तो फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब जब ये सीक्वेंस मेंटेन हो जाए तो एक्स वाई जेड के रेशियो के लिए इस लाइन की मल्टीप्लाई कर दो, 4×3 = 12, इस लाइन की मल्टीप्लाई कर दो, 7×5 = 35। ठीक है भाई, दो लाइनों की कर दी। ठीक है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, ये काम करना है सबसे पहले आपने। ये कॉर्नर आ जाएंगे, बीच वाले कैसे आते हैं याद रखना, 1/1 अब छिपाते चलना है। ये रेशो बड़ा भी हो सकता था, इसलिए तरीका ये बता रहा हूँ। हालांकि मैं बोल तो ये सकता था 7×21 कर दो सीधा ही, लेकिन मैं क्यों नहीं बोल रहा, उसके पीछे कारण है। पीछे कारण ये है कि ये क्वेश्चन अगर बड़ा भी हो जाए तो फिर तरीका यही चलेगा कि सबसे पहले एक छिपा लो, बीच वाली वैल्यू निकालने के लिए एक छिपा लो, जो इसके सामने है वो भी लेना और जो इसके नीचे है सारे वो भी लेने। तो सामने है 7, नीचे है 3, तो 7×3 = 21, तो आंसर आ गया 12×21 = 35। 12×21 = 35, ऑप्शन नंबर 2 में लिखो। किसी बच्चे को लगे कि सर आप ये क्या करके दिखा रहे हो जब इतना आसान था, तो
ठीक है, मैं ये इसलिए सिखा रहा था कि अगर आपको बोले एक्स वाई जेड ए, इसका रेशियो कितना होगा। देखो y पे खत्म y से शुरू, z पे खत्म z से शुरू। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ए, एक्स वाई जेड ए का रेशियो क्या सिखाया मैंने अभी, 4×12 पूरी लाइन की मल्टीप्लाई, इस पूरी लाइन की मल्टीप्लाई, 2×2 = 4 और 1 4, बीच के रह गए 2। अब यहां तो ऐसे सिखा देता, इसमें होता तो क्या करते, तरीका सीखो। तरीका मैंने क्या बताया, बीच के लिए इसको छिपा लो, इसके सामने क्या लिखा है 2, इसके नीचे क्या लिखा है 3 और 4, ध्यान रखना। तो 2×3 = 6 × 4 = 24। ठीक है, बात आई समझ में। फिर अगला निकालने के लिए अभी एक छिपाया था, अब 2 छिपा लो। कितने छिपा लो, 2 छिपा लो, ये 2 छिपा लो। फिर इसके सामने 2 2, नीचे 4, तो 2×2 = 4। बात आई समझ में। ये तरीका रहता है, जितना ही बड़ा क्वेश्चन होगा इस तरीके को मत छोड़ना, इस तरह के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कट रहा है तो सारे काट दो, 4 से कट रहा है, 4×3 = 12, 4×6 = 24, 4×4 = 16, 4×1 = 4। एंड दिस इज द फाइनल रेशियो, 3:4:1। ठीक है भाई, बात होप सो समझ में आई होगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of rupees x is divided between A, B and C such that the ratio of share of A and B is 3:5 and that of C and B is 3:7. If the difference between the share of A and C is rupees 1320, then what is the value of x? x रुपए की एक राशि को A, B, C में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B के भागों में 3:5 का अनुपात है, C और B के भागों में 3:7 का अनुपात है। यदि A, C के भागों में 1320 का अंतर है तो x का मान क्या होगा। सुनिए ध्यान से, A और B के भाग कितना है, मैं पूछूं A और B का रेशियो, तो तुम कहोगे सर जी 3:5 दे रखा है, कोई दिक्कत भाई, क्लियर है। सी और बी, सी और बी का 3:7 है, तो मैं तो लिखूंगा बी और सी, क्योंकि मैंने तो अभी एक तरीका सिखाया। तो यहां C/B दे रखा था, मैंने इसको पलट दिया B/C, तो इसको भी पलटना पड़ेगा 7:3 में। क्या ये बात आ रही है समझ में, ध्यान से सुनिएगा। A/B 3:5 दे रखा है, फिर C भी जो दे रखा है 3:7 दे रखा है, तो C भी दे रखा है 3:7, लेकिन मुझे B पे खत्म, B से शुरू करना है, तो इसको पलटना पड़ेगा, तो फिर रेशियो भी पलट जाएगा। ठीक है, बस अब इतना समझ में आ गया, तो अब तो तुम घोड़े की स्पीड में करोगे। 3×7 = 21, 5×7 = 35 और 5×3 = 15। ठीक है, 3×7 = 21, 5×7 = 35, 5×3 = 15। अब सीधा सीधा है, अब लाइनें नहीं लगानी, कभी फिर से लाइन लगाने लग जाओ, गलत हो जाएगा काम है। फिर कह रहा था ए और सी के भागों में 1320 का अंतर है। तुम इस रेशियो को स्टडी करो, ए के पास है 21 रुपए मान लो, बी के पास है 35 रुपए, सी के पास है 15 रुपए। ठीक है, ए और सी का अंतर, मैं कहूं इसमें कितना अंतर है, ए और सी में, ए और सी में कितना अंतर है, तुम कहोगे सर जी 6 का अंतर है। लेकिन ये 6 जो है क्वेश्चन में 1320 रुपए के बराबर है, तो अगर 6 की वैल्यू 1320, तो एक की वैल्यू क्या, 6×2 = 12, 6×2 = 12, 0, एक की वैल्यू 220 आ गई, एक की वैल्यू 220 आ गई। तो क्या कह रहा था, तो x का मान यानी कि टोटल राशि पूछ रहा, तो एक हिस्सा 220 के बराबर है, तो ये है टोटल हिस्से, कि 1 रुपए की वैल्यू ये है, तो इन सारे रुपयों की वैल्यू कितनी होगी, तो 5×5 = 10 और 1 = 11, 2×3 = 5, 1 6 और 1 7, तो टोटल 71 है। तो 71 × 220 कर दो, ये 71 कहां से आया, इन सभी का टोटल है भाई। 21 हिस्से इसके पास हैं, 35 इसके पास है, 15 इसके पास हैं, तो टोटल हिस्से कितने हो गए, 71 हो गए। ठीक है, तो 71 हिस्से की वैल्यू कितनी होगी, टोटल राशि निकालनी थी, तो लास्ट में तो 0 आएगा, सब में 0 लिखा हुआ है। 15,620 लिखा कहीं पे, और ऑप्शन 1 में लिखा 15,620। आगे समझ में, पता लगा 71 क्यों निकाला, क्योंकि उसने बोला था कि कुल राशि x कितनी है, तो सभी को ऐड किया। बोला a का हिस्सा कितना है, तो a की वैल्यू 220, तो 21 की वैल्यू निकालनी है। बोला b का हिस्सा कितना है, फिर 35 की वैल्यू निकालनी है। c का कितना, बोला 15 की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से रेशियो को चलाना आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, a sum of rupees 4500 is divided among A, B, C such that the ratio of share of to B to the combined the share of A and C is 2:7, and the ratio of combined share of A and B to the share of C is 11:4. What is the share of A? ये कह रहा है कि 4500 रुपए की राशि को A, B, C में इस प्रकार बांटा जाता है कि
बी के भाग का ए और सी के संयुक्त भाग से अनुपात है 2:7, ए तथा बी के संयुक्त भाग का सी के भाग से अनुपात है 11:4। तो ए का भाग क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा भाई। यहां पे बी के भाग का यानी कि बी का जो हिस्सा है उसका हिस्सा ए और सी के संयुक्त भाग से जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 2:7। इस बात का मतलब क्या हुआ कि भाई बी को 2 रुपए मिले हैं तो ए और सी को मिला के 7 रुपए मिले हैं। बेसिकली ये हिस्से हैं, इसके 2 हिस्से हैं, इनके 7 हिस्से हैं। ठीक है, ये रेशियो है, ध्यान रखना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। कटने के बाद का फॉर्म है, मैंने बताया भी था, कटने के बाद का फॉर्म रेशियो। कह रहा है कि बी के भाग का ए और सी के संयुक्त भाग से अनुपात है 2:7। ठीक है, फिर ए तथा बी के संयुक्त भाग यानी कि ए और बी का संयुक्त भाग, इकट्ठा भाग, इसका जो रेशियो है सी के भाग से 11:4। ठीक है भाई, क्लियर है। यानी कि ए और बी का टोटल भाग का रेशियो सी के साथ देखेंगे तो 11:4 के बराबर है, ऐसा इसने क्वेश्चन में बोला। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, इस टाइप को करने के लिए तरीके तो कई हो सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते, मैं तरीके बता देता हूँ। या तो आप एक काम करो, ए बी सी का रेशियो निकाल लो। भाई ए बी सी के कितने कितने हिस्से हैं वो रेशियो पता लग जाए तो आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो या आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो फिर कैसे निकाल लेंगे उसका भी तरीका बता दूंगा। पहले मैं एक तरीका बताता हूँ इनका रेशियो निकालने का। रेशियो कहीं निकालना पड़ जाए तो ऐसे में क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ बी भी है, ए बी है, सी भी, यानी कि ए बी सी तीनों है ऊपर में, नीचे भी ए बी सी तीनों है। ऊपर वाले बंदे नीचे वाले बंदे दोनों सेम है, लेकिन लेकिन गड़बड़ का है, ऊपर वाले बंदों के पास टोटल है 9 रुपए, नीचे वालों के पास है टोटल 15 रुपए। क्या ये बात आ रही है समझ में? अगर ये बात समझ में आ गई तो ध्यान से सुनना। इनके पास है 9, इनके पास है 15, जबकि ऊपर वाले और नीचे वाले बंदे सेम है। जब बंदे सेम है तो फिर रुपए भी सेम होने चाहिए। तो ये रुपए आपने सेम करने, कैसे करोगे ध्यान से सुनना। इस 11 और 4 15 को कर देना ऊपर मल्टीप्लाई, टोटल 15 बना ना, ऊपर मल्टीप्लाई, इसका टोटल 9 बना था, इसको कर दो नीचे मल्टीप्लाई। जब करोगे तो 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105, 11 नी में 99, 9 चौके 36। क्या ये बात समझ में आई है आपको? अब आप टोटल करके देखो, यहां पे टोटल 135 बन रहा है, इधर में टोटल करोगे तो ये भी 135 बन रहा है। यानी कि ऊपर वाले एबीसी पे भी 135 है, नीचे वाले एबीसी पे भी 135 है। तो अब यहां पे अगर मैं डायरेक्टली रेशियो लिखूंगा एबीसी का, तो आप ध्यान दीजिएगा, बी के पास कितने हैं 30 दिख रहे हैं। अब देखो बी के कोरोस्पोंडिंग 30 लिखे हुए, सी के कोरोस्पोंडिंग कितने लिखे हुए 36, सी के कोरोस्पोंडिंग है 36। अब बोला जी एक ही कैसे आएंगे, कहीं से निकाल लो, यहां से निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो, कैसे तुम मुझे बताओ। ए और सी पे टोटल है 105, ए और सी पे कितने हैं 105, जबकि सी पे तो 36 है, तो 105 में से 36 घटा दो, 3 6 9 69 आ गए। नहीं समझ में आई बात? फिर से देखो, ए और बी पे टोटल है 99, ए और बी पे टोटल कितने हैं 99, जिसमें से बी पे कितने हैं 30, 30 निकाल दो। आगे कि नहीं आगे भाई? चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, बात बराबर आएगी। और जैसी ये बात बराबर आ गई, अब आपसे पूछ रहा था ए का हिस्सा कितना। आप मुझे बताइए यहाँ पे टोटल, टोटल हिस्से इनका टोटल कितना है। इनका टोटल है 9 और 6 15, 7 3 10 और 3 13, टोटल है 135। 135 हिस्सों में पैसा बांटना है, कितना 4500 रुपए। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी, काट दो 15 नी में 135, 15 3 45, 0 0, एक हिस्से की वैल्यू 3 3 9, 300, 100/9 आ गई एक हिस्से की वैल्यू। तो सॉरी, एक हिस्से की वैल्यू है 100/3। और पूछ रहा था ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का हिस्सा तो 69 है, तो ए के हिस्से के लिए 69 से एक हिस्से को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2300 रुपये बांटे आएंगे भाई। आ रहे हैं 2300, कहीं दिख रहे हैं? ऑप्शन 4 में दिख रहे हैं 2300 रुपये। ठीक है, तो ये करना था आपने इस क्वेश्चन में। किसी को लग रहा हो कि नहीं सर जी ये तो रेंज से बाहर हो गया, कुछ भी रेंज से बाहर नहीं है भाई। जब बंदे सेम है तो फिर उनके पैसे भी सेम होने चाहिए, बस इसी चीज को किया है। नीचे का टोटल ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर का टोटल नीचे मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ गया। रेशो कंपेयर किया बी की वैल्यू, रेशो कंपेयर किया सी की वैल्यू, और ए की वैल्यू के लिए इसमें से माइनस कर दो बी का हिस्सा, या
इसमें से कर दो, सी का हिस्सा ये आ गया। ये टोटल है 135 हिस्से, 4500 रुपए के 135 हिस्से करूंगा तो एक हिस्से की वैल्यू 100/3 आ गई। तो बोला ए के पास कितना गया, तो ए के पास है 69 हिस्से, तो 100/3 गुणा 69 करूंगा तो 2300 रुपये आ गए। ठीक है, तो ये था एक तरीका इसका। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते थे, किसी को ये चीज मुश्किल लगी हो तो वो ये भी कर सकता था। कैसे, आप देखो यहां बी और ए प्लस सी के टोटल हिस्से हैं 9, टोटल हिस्से कितने हैं 9, लेकिन अगर बी का हिस्सा पूछा जाए तो इन 9 में से 2/9वां हिस्सा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि टोटल 9 हिस्सों में पैसा बटा इन 3 बंदों में, लेकिन बी के पास कितना गया, 2/9वां हिस्सा। ठीक है, 2/9वां हिस्सा किसका, 4500 रुपए का। तो 4500 का 2/9 करेंगे, इसका मतलब 1000 रुपए चले गए बी के पास सीधे सीधे, ये बी का शेयर आ गया डायरेक्टली। अब बच्चे कहेंगे बोला ये सर ये तो और भी आसान था, ये क्यों नहीं बताया आपने पहले। कोई नहीं, अब बता दिया। यहाँ ए बी और सी के टोटल हिस्से हैं 15, टोटल हिस्से कितने हैं 15, लेकिन सी पे कितने गए 4, तो 4/15वां हिस्सा सी का था टोटल में से, किसका, 4500 का। तो 15 दिए 45, 1200 इस पे चलेगा भाई। ठीक है, बी के पता लग गए, सी के पता लग गए, टोटल कितने हो गए 2200, थे कितने 4500, 4500 में से 2200 घटा दो, 2300 रुपये बच गए किसके, ए के, बस खत्म हो गया। ये पूछ रहा था, आया समझ में। तो ये कर सकते थे आप, अगर आपको वो मुश्किल लगा तो ऐसे कर लेना। ठीक है, चलो दोनों तरीके बता दिए मैंने, ये नहीं कहोगे कि सर जी बताए नहीं आपने। यार ये नीले वाला तो सारा बोर्ड ही खराब कर रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते इंक खत्म होगी लगता है। चलो चल जाएगा काम। इफ एक्स स्क्र रेशियो वाई इक्वल टू जेड रेशियो एक्स एंड 8y² इक्वल टू जेड, देन 5x प्लस 3y रेशियो 3x माइनस वाई किसके बराबर होगा। देखो ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है x² इक्वल्स टू जेड अपॉन में x, और दूसरा दे रखा है 8y² इक्वल टू जेड, और हमसे पूछ रहा है इसका रेशियो इसके साथ, और रेशियो में x और y है, इसका मतलब मुझे क्वेश्चन से z खत्म करना है। ध्यान रखना, मुझे क्या खत्म करना है, z को खत्म करना है। तो कैसे खत्म होगा, इस x को इधर ले आते हैं, तो यहां से x³ y ये आएगी z की वैल्यू। बात आ रही है समझ में, ध्यान से देखिएगा, x को इधर ले आया मल्टीप्लाई करके, x³ नीचे y एज इट इज है और z यहाँ पे छोड़ दिया। तो हमें z को हटाना है, तो z की जगह ये रख दो इसकी वैल्यू विच इज x³ अपॉन में y, ये बन गया 8y² के बराबर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो y इधर मल्टीप्लाई करके 8y³ इक्वल टू x³ के बराबर आ गया। ठीक है, यहां से y को इधर ले आऊंगा, ये y³ इधर ले आऊंगा तो अपॉन में y³ हो जाएगा, इधर में अपॉन में 1 लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का पावर 3 है, पावर 3 हटाऊंगा तो यहाँ पे 1/3 बन जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो, दोनों का पावर 3 था ना, इकट्ठा लिख दिया, या इसको ऐसे कर दो। ध्यान दो, ये 2 की पावर 3, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 1 ही रहेगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से मुझे पता लग गया कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। कंपेयर हो गया ना, पावर से पावर जब सेम बन गई तो हमें x और y मिल गई, x की वैल्यू 2 मिल गई, y की वैल्यू 1 मिल गई। तो हमसे पूछ रहा था 5x जमा 3y अपोन में 3x माइनस वाई किसके बराबर। x की वैल्यू 2 लेनी है तो 5 दूनी 10, 10 प्लस 3, y की 1 लेनी है तो 3 दूनी 6, सॉरी x को 2 लेना है ना, तो 3 दूनी 6 माइनस 1, तो 13/5, तो 13/5 दिखाई दे रहा है कहीं, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में 13/5। ठीक है, क्लियर, तो ये करना था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याएं 5:1:3 के अनुपात में तथा उनके वर्गों का योग 560 है, तो अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर कह रहा है कि 3 नंबर्स जो है उनका रेशियो है 5:1:3 और उनके वर्गों का योग। तो पहला नंबर देखो ध्यान से 5x है, दूसरा x है और तीसरा 3x है। क्योंकि मैंने बोला कि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होती, ये कटने के बाद की फॉर्म है। उनके वर्गों का योग 560 है, तो इसका मतलब ये इसका स्क्वायर हो गया,
ये इसका स्क्वायर हो गया और ये इसका स्क्वायर हो गया। ये किसके बराबर है? 560 के बराबर है, ऐसा वो बोल रहा है क्वेश्चन में। तो 5 पंजे 25 x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये 9 x स्क्वायर इक्वल टू 560। तो 25, 26, 26 और 9, 35 x स्क्वायर की वैल्यू 560 और x स्क्वायर की वैल्यू यहां से हटा दो, इधर में 35 लगा दो। ठीक है, तो 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 5 से कटा 16 पे, ये 16 के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 16 का रूट यानी कि 4। x की वैल्यू 4 आ गई, x 4 आ गया। तो कह रहा था अधिकतम और न्यूनतम, तो अधिकतम कौन सी है? ये वाली, और न्यूनतम कौन सी है? ये वाली। तो 5x और 4x, 5x और x का अंतर कितना बनेगा? 4x। तो x की वैल्यू 4 थी, तो आंसर कितना बन गया? 16। 16 आंसर ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था वो। एक मिनट, मार्कर चेंज कर लें भाई, ये ठीक नहीं चल रहा, लाइट हो गया, इंक खत्म होगी। इससे चलाएंगे काम, देखते हैं ठीक रहेगा तो। ये तो होगा ना क्लियर? एक्स की वैल्यू निकाल ली थी हमने, फिर कह रहा था बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अधिकतम और न्यूनतम का अंतर, मैक्सिमम और मिनिमम का। तो 5x और x का अंतर 4x, तो x की वैल्यू हमने रख दी 16 बन गया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 90% मिल्क, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड to this mixture so that the quantity of water in the new mixture is 20%। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा 90% है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये हमारा परसेंटेज में भी आता है। ठीक है, तो हम इसको रेशो के हिसाब से कर रहे हैं फिलहाल, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया कि दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा 90 है। दूध अगर 90% है मिल्क, तो वाटर कितने परसेंट हुआ? 10%। क्या ये बात आई समझ में? ठीक है, तो अब दोनों का रेशो बना लेते हैं। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, रेशो बनाएंगे तो इसका रेशो बनाएंगे तो ये बनेगा 9:1। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूध और पानी का रेशियो है 40 लीटर मिक्सचर में, वो है 9:1, कि दूध है पानी 1 है। इसमें कितना पानी मिला दें कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? 20% ये हो जाएगा तो फिर 80% ये रहेगा। ये शुरुआत में इनिशियली है, ये फाइनली यानी कि बाद में है। ये लिखने नहीं है तुमने पेपर में, तुमने तो बस इतना करना है। तो अब यहाँ रेशियो देखूंगा तो 20 चौके 80, यानी कि ये हो गया 4:1। क्या ये बात समझ में आई है आपको? इतना अगर समझ में आ गया तो अब देखो, ये भी ठीक नहीं चल रहा। तो अब देखो क्या मैं यहाँ बता रहा था, ये हमने जो बनाया ये समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो चीज मिलाई जाएगी वो चेंज हो, जो नहीं मिलाई जाए वो फिक्स रहे। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पानी मिलाया गया है, तो पानी चेंज हो सकता था, लेकिन दूध क्यों चेंज हुआ? आप मुझे बताइए, चाय बना रहे हो आप, चाय में आपने चीनी और मिला दी, तो चीनी और मिलने से उसकी मिठास बढ़ी है, लेकिन चाय जितनी थी रही तो उतनी ना। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि जो चीज मिलाई जाएगी वो चेंज हो सकती है, लेकिन जो नहीं मिलाई जाए वो आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर दूध पहले 9 था तो बाद में भी 9 होना चाहिए था, लेकिन ये अलग हो गया। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस 9 से करते हैं नीचे मल्टीप्लाई, और इस 4 से करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई। तो अब क्या होगा, 4×9 = 36, 4 एकम 4, 9 चौक 36, 9 एकम 9। ध्यान से देखिएगा, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर दूध पहले भी 36 था, बाद में भी 36 है, लेकिन पानी 4 से 9 हो गया। कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। ठीक है, मैं पूछू ये 5 क्यों बढ़ा? क्यों? क्योंकि इसमें मिलावट हुई है, इसीलिए ये पानी बढ़ गया। क्या बात आई समझ में? देखा, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। यहां तक समझ में आया? तो ये है जो हमने मिलाया है, और इसी को करना है फाइंड आउट। अब कैसे करेंगे फाइंड आउट, ध्यान से सुनिएगा। दूध और पानी का शुरुआती मिश्रण कितना था? 40 लीटर। ध्यान दो, शुरुआती मिश्रण कितना था? ये वाला। अब ये वाला हो जाएगा, यहां से डील करना है क्वेश्चन को, यहां से नहीं डील करना। शुरुआती इसके हिसाब से 36 दूध 4 पानी, तो टोटल था 40। तो 40 की वैल्यू क्वेश्चन में 40 लीटर है, तो एक की वैल्यू 1 हो गई। एक 1 के बराबर, तो फिर 5 किसके बराबर हो गया? 5 लीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म।
हालांकि तरीके और भी हैं, आंसर ऑप्शन 3, तरीके और भी हैं लेकिन ये थोड़ा सा आसान है। दूसरा तरीका क्या करते, बोला जी 40 लीटर मिश्रण है, इसमें 90% दूध है, तो 40 का 90%, बोला जी हम तो ऐसे निकालते हैं, बोला जी 36 लीटर हो गया। 36 लीटर दूध तो वाटर कितना हुआ, 4 लीटर। तो बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि इस मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए, हमें नहीं पता कितना मिला दिया जाए, कि अब जो मिश्रण बनेगा उसमें पानी 20% हो जाए, तो ये 20% हो जाएगा, तो फिर दूध कितना रहेगा, 80%। इसको काट पीट के सोल्व करोगे, बात यही आएगी घूम फिर। ठीक है, दूसरा मेथड भी बता दिया मैंने भाई, 90%, 40 का 90% यानी कि 36 लीटर जो है दूध था, तो फिर 4 लीटर पानी बचा। अब इसमें कितना पानी मिला दे, तो 36 तो एज इट इज रहेगा ना, इसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो कितना पानी मिला दिया, एक्स, कि अब पानी 20% हो जाए, तो पानी 20 हो गया, तो फिर दूध 80 रहेगा। ठीक है, तो ये करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना, आंसर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A container has 216 liter of mixture of milk and water in the ratio 5:1. If 4 liter of water is added to the mixture, then the ratio of milk and water in new mixture will be। किसी बर्तन में दूध और पानी का 5:1 का अनुपात है, 216 लीटर मिश्रण है, 4 लीटर पानी मिला देंगे तो दूध पानी का रेशियो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो टोटल 216 लीटर है, इसको मैं 5:1 में डिवाइड कर दूं, ये इधर मिल्क है इधर वाटर है, इसका मतलब दूध कितना हुआ, 5/6 हिस्सा, पानी कितना हुआ, 1/6 हिस्सा। कैसे लिखते हैं इस बात को समझो, टोटल तो 5 और 1 6 हिस्से हुए ना, टोटल है 6 हिस्से, लेकिन दूध वाला हिस्सा कितना है, 5वां हिस्सा, तो 5/6 हिस्सा दूध है, पानी वाला 1/टोटल 6, यानी कि जो पूछ रहा है वो ऊपर और टोटल लिखना है नीचे। तो 5/6 किसका कर दो, 216 का, और ये भी कर दो 216 का। ठीक है, तो यहां से देखोगे 6×3 = 18, 6×6 = 36, 5×6 = 30, 180, इधर से काटोगे 36। क्या ये बात आ रही है समझ में, ये हमने दूध निकाल लिया, ये पानी निकाल लिया, इसमें से इस तरीके से आसान से बता रहा हूँ। यार अगर 4 लीटर पानी मिला दूं, तो फिर 36 और ये कितना बन गया, 40। तो बोला जी अब रेशियो कितना बनेगा, इससे घटाइए, दोनों में 18, 2 दूनी 4, तो अब रेशियो बनेगा 9:2 का, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। बस जैसा क्वेश्चन में बोल रहा था वैसे वैसे कर दो, हमें क्या अपने पास से लॉजिक लगानी है। ठीक है, क्लियर है, बात आई समझ में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, solution A and B contains acid and water in the ratio 1:2 and 2:3 respectively. In what ratio should A and B be mixed so that the resulting solution contain acid and water in the ratio 13:22? घोल A और B में अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 और 2:3 है। ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे परिणामी घोल में अम्ल और पानी का अनुपात 13:22 हो जाए। अब देखो इस टाइप को कैसे करना है भाई, ध्यान से सुनना, यहां पर हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे, कैसे एलिगेशन से किस रेशियो मिलाया जाना उसका रेशियो हमें पता लगता है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान रखना, यहाँ ए और बी में अम्ल और पानी का, अम्ल और पानी यानी कि एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है, तो जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो पूरा क्वेश्चन एक ही क्वांटिटी में रहना चाहिए, या तो वो पूरा एसिड में चले या पूरा वाटर में चले। ठीक है, कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बोलूं कि इस फर्स्ट बर्तन में ये जो ए घोल है इसके अंदर एसिड कितना है, एसिड है एक और टोटल कितना है 3, तो एसिड कितना हुआ 1/3, ये मैंने अभी अभी आपको सिखाया था। 1:2, टोटल तो 3 हुआ, लेकिन एसिड वाला पोर्शन कितना है 1/3। अच्छा, वाटर वाला पोर्शन कितना होता है 2/3। इधर देखो, यहाँ टोटल कितना है 2 और 3 5, लेकिन एसिड कितना है 2/5, एसिड कितना 2/5, तो आप ऐसे गैप देके लिख लेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। अब इन्हें किस रेशियो में मिलाऊं, ध्यान रखना एलिगेशन कब लगाना है, जब बोल रहा है इनको किस रेशियो में मिलाऊं, यानी कि रेशियो निकालना है कि फाइनल में एसिड वाटर का रेशियो ये बन जाए। तो मुझे बताओ यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल कितना हुआ, 13 और 22 35, ठीक है 35 हो गया, लेकिन एसिड कितना है 13/35, तो उसको लिखना है यहाँ पे बीच में। क्या ये बात आई समझ में, पहले वाले का एसिड, दूसरे वाले का एसिड, ये फाइनल मिक्सचर का एसिड, ऐसे लिखने बीच में करके। फिर अब देखो ये बटे वाले आ गए, इनको नंबर बनाने का तरीका क्या होता है, 3 35 और 5, 3
35 और 5 का एलसीएम ले लो। तो 5 से 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 से 15 सत्ते 105, एलसीएम कितना आ रहा है इसका 105। अब 105 से सभी को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से काटूंगा 35 पे कटेगा, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 दूनी 42 बनेगा। ये 35 बन गया, ये 42 बन गया। ये 35 से काटूंगा तो 35 तिये, तो 13 तिये ये 39 बन गया। क्या बात आई समझ में? काट पीट के हमने सोल्व कर लिए। यानी कि जो फ्रैक्शन वाले नंबर थे, अब ये 35 बन गए, ये 42 बन गया, ये 39 बन गया। अब एलिगेशन लगाते हैं कैसे? इनमें से जो बड़ा नंबर है कौन सा है? ये, इसमें से इसको माइनस करके यहां लिख देना। 42 में से 39 गए 3, फिर इसमें से इसको माइनस करना, 39 में से 35 गए 4। जैसे ही माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 3:4। खत्म हो गया क्वेश्चन। 3:4 ऑप्शन 1 में लिखो। बात आई समझ में? क्लियर है क्या बताना चाह रहा था मैं यहाँ पे? तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, क्लियर? इसमें से इसको माइनस करके यहां ऐसे लिखना है, कभी इसमें से माइनस करके नीचे लिख दो, गलत हो जाएगा। ऐसे तिरछे लिखने, इसमें से माइनस करके यहां लिखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Ages in years of A and B are in the ratio 7:6 and the sum of their ages is 78 years. After 10 years the ratio of their ages will be in the ratio. क्वेश्चन में कह रहा है कि A और B की आयु का वर्षों में अनुपात 7:6 है तथा उनकी आयु का योग 78 वर्ष है। ठीक है भाई, 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब कुछ बच्चे तो कहेंगे बोला 7:6 था तो 10 साल बाद भी 7:6 रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। ए और बी की आयु 7:6 में है और उनकी आयु का योग जो है 78 है। इसका मतलब ए और बी, ये 7 साल का, ये 6 साल का, लेकिन रेशियो में है। तो इसका मतलब ये 7x, ये 6x, तो टोटल कितना हुआ? 13x। 13 की वैल्यू 78 है, एक की वैल्यू क्या आएगी? 6। एक की वैल्यू 6 आ गई, तो इसका मतलब ये भाई साहब 42 के हैं और ये भाई साहब 36 के। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आपको? मैंने क्या बताया यहाँ पे? यहां इस रेशियो के हिसाब से टोटल है 13, लेकिन क्वेश्चन में जो टोटल है एज का वो है 78। तो 13 की वैल्यू 78 है तो एक की वैल्यू 6 होगी। एक की वैल्यू 6 होगी तो 7 6 के ये 42 साल का, ये 6 6 के 36 साल का, टोटल करके देखो 78 बन रहा है। 10 साल बाद, 10 साल बाद ये भाई साहब कितने के हो जाएंगे? 52 के। ये भाई साहब कितने के हो जाएंगे? 46 के। तो कह रहे 10 साल बाद एज का रेशियो क्या होगा? तो अब इसको काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 6 के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 26 23 का रेशियो बनेगा। काटना है इनको, तो 26 23 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ। आगे समझ में? क्लियर हुआ क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर? आगे तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। फिर इससे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? A bag contains note of rupees 5, 10 and 50 in the ratio 2:3:5. If the total value of these notes is rupees 4350, then the number of rupees 10 notes is। एक थैले में 5 के, 10 के और 50 के नोट की संख्या 2 3 5 के अनुपात में है। अगर इन नोटों का कुल मूल्य 4350 है तो 10 वाले नोट कितने हैं? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से सुनना। सबसे पहले कौन कौन से नोट है? 5 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, और तीसरा नोट कितने का है? 50 रुपए का। इनकी संख्या का रेशियो कितना है? 2 3 5, ये रेशियो है। इसका मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, ये कुछ और होंगे। ठीक है, ये इनकी संख्या है। अब थैले में कितने हैं? टोटल 4350। तो आपने क्या करना है, ये जो डाटा गिवन है इससे ये 4350 अगर आपने बना दिए तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व होगा? प्रैक्टिकल सी बात सुनिएगा। मैं कह दूं तुम्हारे पास 5 5 रुपए के 2 नोट हैं। कितने नोट हैं? 2। तुम्हारे पास कितने रुपए हुए? तुम कहोगे सर जी 10 रुपए हो गए। 5 5 के 2 नोट यानी कि 10 रुपए हो गए। मैं कह दूं तुम्हारे पास 10 10 के 3 नोट हैं तो कितने रुपए हो गए? 30 रुपए हो गए। मैं कहूँ 50 50 के 5 नोट है तो कितने हो गए? 250 रुपए हो गए। और ये सारे मिलके ही तो 4350 बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बन गए 250, 30 80 और 10 290। 290 की वैल्यू 4350 है। एक की वैल्यू निकाल लो, 4350 बटे में 290, इससे ये कटा। 29 से काटूंगा तो 29 एकम 29,
और 29 पंजे, यानी कि 15 पे कट रहा पूरा, 15 पे पूरा पूरा कट रहा भाई। हमने 15 पे काट दिया तो एक की वैल्यू 15 आ गई। तो कह रहा था 10 वाले नोट कितने होंगे, तो 10 वाले 3, 10 रुपए के, तो 3 गुणा 15, 45 नोट हो गए। यही पूछना चाह रहा था कि कितने नोट हैं, तो 45, ऑप्शन नंबर 3 मिली। ठीक है, क्लियर। तो 10 के नोट पूछ रहा था, तो 3 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा था, 3 से बाई चांस ये सारी ऑप्शन कट रही थी, नहीं तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाता। क्लियर है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे आगे क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इज रुपीज 1,65,000 and the ratio of their income is 5:6. Saving of A and B in the ratio 2:3. If the ratio of their expenditure of A and B is 13:15, then the difference is A और B की कुल मिलाकर आय 1,65,000 है और उनके आयों में 5:6 का अनुपात है। ए और बी की बचत में 2:3 का अनुपात है। यदि ए और बी के खर्चे में 13:15 का अनुपात है, तो उनके खर्चों में अंतर कितना होगा। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो क्या है, आप यहां पर देखिए कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। 1,65,000 और इनकी इनकम का रेशियो है 5:6, तो 1,65,000 को अगर मैं 5:6 में बांटूं, कितने बांट दूं, 5:6 में, 5:6 में। ठीक है, ये टोटल इनकम है। तो आप देखो 5 हिस्से यहाँ, 6 हिस्से यहाँ, तो टोटल 11 हिस्से करूंगा, तो एक हिस्से की वैल्यू 15,000 आ गई। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना बना, 15 पंजे 75,000। बी का हिस्सा कितना बना, 15 छिके 90,000। तो यहां से जो ये टोटल 1,65,000 की इनकम थी, इसको हमने 5:6 में डिवाइड कर लिया, यानी कि हमने ए की इनकम अलग निकाल ली, बी की अलग निकाल ली। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि अगर मैं आय में से खर्च घटा दूंगा तो बचत आ जाएगी, या आय में से बचत घटा दूंगा तो खर्चा आ जाएगा। बात तो दोनों बराबर है, बात तो दोनों ही बराबर है, आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर इनकम में से एक इनकम कितनी है भाई, 75,000, बी की इनकम कितनी है, 90,000। अगर मैं इसकी इनकम में से इसका खर्चा घटा दूं, खर्चा कितना है, 13 रुपए। ये 13 रुपए नहीं है, बेसिकली ये 13 रेशियो है। इसका खर्चा कितना है, 15 रुपए। ये 15 रुपए नहीं, बेसिकली ये 15x है। ठीक है, अगर ये मैं माइनस कर दूंगा, इसकी इनकम में से इसका खर्चा माइनस कर दिया, इसकी इनकम में से इसका खर्चा माइनस कर दिया, तो इनकी बचत का रेशो कैसे बनेगा, जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, और जो कि किसके बराबर है, 2:3 के बराबर है। क्या ये बात आई है समझ में आपको, क्लियर है मैंने क्या किया है। ठीक है, अभी इसको शॉर्टकट में भी लिख के दिखाएंगे, लेकिन पहले इसको बात करते हैं। इसी तरह से यहां मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 3 की मल्टीप्लाई ऊपर पूरे में करो, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, माइनस 13 तिये 39x, 2 से करो माइनस में 30x। ठीक है, इस भाई साहब को उधर ले जाओ, 9x, ये उधर प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, 45,000। 9 से काटा 5,000। तो क्या पूछ रहा था, उसने पूछा उनके खर्चों में कितना अंतर है, तो खर्चा हमने क्या लिया है, 13x और 15x। खर्चे में अंतर कितने का है, 2x का। तो 2 गुणा 5,000, आंसर बिकम्स 10,000। 10,000 इसका आंसर आएगा, 10,000, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। क्लियर है, बात आई समझ में। यहाँ x क्यों लगाया, इधर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने इसकी इनकम में से इसका खर्चा घटा दिया। तो ये बचत का रेशो डिवाइड इसलिए किया ताकि बचत के रेशो के बराबर में इसको रख सकूं। तो ये है इसका एक तरीका। इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे इनकम थी इसकी 75,000, इसकी इनकम थी 90,000, इसका तो खर्चा था 13, इसका था 15, इसकी बचत थी 2 और इसकी थी 3। कैलकुलेशन थोड़ी इजी करने के लिए काम करता हूं, ध्यान दो। मैंने कहा ये दोनों लॉजिक सही चल रहे हैं, तो मैं थोड़ी कैलकुलेशन कम करने के लिए थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूं यहाँ पे। ये मैंने आय लिखी, ये मैंने यहाँ पे बचत लिखी, सेविंग, रेशियो कितना है, 2:3 का, और यहां मैं लिख रहा हूं इसका खर्चा।
13-15, ये क्वेश्चन में गिवन है भाई। अब दूसरा तरीका क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है ऐसे, 75,000 गुणा 3, 22,500, 2 गुणा 90,000, ठीक है, क्लियर। जैसे यहां किया ऐसे नीचे भी कर दो, 15 दूनी 30, 13 तिये 40, ये और ये दोनों चीजें सेम है। कैसे सेम है, तुम बताओ, 3 की गुणा 75,000 से हुई थी, यहां भी तो हो रही है। 2 की गुणा 90,000 से हुई थी, यहां भी तो हो रही है, ठीक है। सिमिलरली 2 गुणा 15 हुआ था, 2 गुणा 15 और 3 गुणा 13, ये दोनों चीजें सेम है, पर इससे जल्दी ये लिखा जाएगा। अब इनका डिफरेंस कितना है, 4,500, इनका डिफरेंस कितना है, 9, तो 9 की वैल्यू 45,000, यानी कि ये दोनों डिफरेंस इक्वल रख दो, ये दोनों डिफरेंस इक्वल रख दो, ये वाला और ये वाला, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू 5,000, यही आ गया आपका x। जो यहाँ x लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ पे हमने उसको एक लिखा है, बस इतना सा किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, दो तरीके से मैंने लिख दिया, जो आसान लगे जिसको उस तरीके से वो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio present age of Ramesh and Naseem is 16:19, and 4 years ago the ratio was 14:17. Thus then Naseem present age is, नसीम की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, नसीम यानी कि 19 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है, और कमबख्त सारी वैल्यू 19 की मल्टीपल में दे रखी है, तो आंसर ऐसे नहीं निकलेगा। तो इसको हम करेंगे कैसे, रमेश और नसीम, एक रमेश है और एक नसीम है, इनकी वर्तमान आयु का रेशियो है 16:19। एक आसान सा मेथड बताता हूँ, ये प्रेजेंट एज है, वर्तमान एज है, ठीक है भाई। रमेश नसीम की वर्तमान आयु का अनुपात 16:19 है, ये लिख दिया मैंने। 4 साल पहले, 4 years अगो, 4 years अगो, 4 साल पहले जो रेशियो था वो 14:17 था, 14:17, ठीक है भाई, क्लियर है ये बात। अब देखो यहां से मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूं, आप देखो एज हमेशा सेम वैल्यू से बढ़ती और घटती है। इसका मतलब क्या, आज से 3 साल पहले मेरी भी एज 3 साल कम थी, आपकी भी एज 3 साल कम थी। आज से 2 साल बाद मेरी भी एज 2 साल बढ़ेगी, आपकी भी 2 साल बढ़ेगी, है ना, सेम वैल्यू से। तो आप देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 16-14 का 2, इधर डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों रेशियो में डिफरेंस सेम है। कई बार ये सेम नहीं होता, बताऊंगा फिर क्या करते हैं। फिलहाल इधर भी रेशियो में 2 का डिफरेंस, इधर भी रेशियो में 2 का डिफरेंस। मैं पूछूं भाई ये 2 का डिफरेंस क्यों आ गया, ये डिफरेंस आता है इस टाइम की वजह से। ये टाइम कितना डिफरेंस है, 4 साल का। मैं आज की बात करूं और 4 साल पहले की बात करूं, तो टाइम में 4 साल का गैप आया ना। तो ये जो 2 साल का, ये जो रेशियो में 2 का डिफरेंस है, इसको पैदा करते हैं ये टाइम, यानी कि 4 साल। यानी कि इसको तुमने इसके बराबर रख देना, तो 2 अगर 4 के बराबर है तो 1 की वैल्यू आ गई 2, 1 2 साल के बराबर है। तो पूछ रहा था नसीम की वर्तमान आयु, तो नसीम भाई साहब ये रखें, नसीम की वर्तमान आयु यानी कि 19 की वैल्यू 38 साल, तो 38 साल के हैं नसीम, यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। क्लियर है, बात समझ में आई आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहां से। तो ये आपने करना था इसमें। अगर पूछता कि इसकी रमेश की वर्तमान आयु, तो 2 × 16 32, ठीक है। यहां मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, अगर यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर क्या आएगा, अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 17 की वैल्यू 34, तो 34 साल का नसीम है 4 साल पहले। ध्यान दीजिएगा, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 साल पहले की जाएगी, आपको तो वर्तमान बतानी थी, ठीक है। तो इस हिसाब से अब मैं जो बात बता रहा था कि यहाँ पे कई बार ये रेशो सेम नहीं होता, तो उस सिचुएशन में इसको सेम कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन तो हो गया आपका, ये रेशियो अगर सेम ना हो, जैसे मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 18 दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा, यहाँ पे अब 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर इसको कैसे सेम करते हैं, ये डिफरेंस जो सेम नहीं है, फिर इसको सेम करने का जो तरीका होता है वो सुन लो, कि बाई चांस इस क्वेश्चन में तो सेम था, अगर सेम ना आए तो फिर क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंस है रेशियो का, उसको करना है ऊपर मल्टीप्लाई, 14 और 18 में 4 का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंस कितना है 3 का, इसको कर दो नीचे मल्टीप्लाई। तो अब 16 चौके 64, 19 चौके 76, 14 तिये 42, 18 तिये 54, ठीक है। अब डिफरेंस चेक करो, यहाँ 2 2 22 का, यहाँ पर 4 2 2 22 का,
तो अगर ये डिफरेंस सेम ना हो इनके बीच का, इधर जैसे 2 था इधर 1 था, तो उस सिचुएशन में डिफरेंस को इक्वल करने के लिए इस रेशियो के डिफरेंस को ऊपर मल्टीप्लाई, इस रेशियो के डिफरेंस को नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर आप करके मल्टीप्लाई देखेंगे तो दोनों के रेशियो के बीच के गैप जो है आपके इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से फिर आपने करना है इसको। ठीक है, तो ये आप करें। इसी के साथ फिर हम एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इफ a रेशो b प्लस सी इक्वल टू 1:2 एंड b रेशो a प्लस सी इक्वल टू 3:4 एंड a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 5:9 देन b रेशो c इज इक्वल टू। यहाँ पे आपको a का अनुपात b प्लस सी के साथ दे रखा है जो कि किसके बराबर है, विच इज 1:2, और b का रेशियो a प्लस सी के साथ दे रखा है विच इज 3:4, और कह रहा है एबीसी का जो टोटल है वो 5292 दे रखा है, तो बी रेशो सी किसके बराबर होगा। तो अब देखो ये मैंने आपको समझाया भी था, यहां से आप ए का हिस्सा निकाल सकते हैं 1/3। टोटल 3 है लेकिन ए का हिस्सा 1/3 किसका, इसके टोटल का। इनका टोटल है 5292, 5292। तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 छिके 18, 3 चौके 12। बी का हिस्सा 3/7, बी के पास 3 है, टोटल है 7, किसका 5292 का। 7 8 56, 7 7 49, 3 बच गए, 7 पंजे 35, 7 छिके 42, तो 3 छिके 18, 3 पंजे 15, 1 16, 3 सत्ते 21 और 1 22। ठीक है, ए बी हमारे पास आ गया, और बी और सी का पूछा है तो सी भी निकालना पड़ेगा। तो इनको प्लस कर दो, 8 4 12, 6 6 12 और 1 13, 7 8 9 1 10, 2 3 और 1 4, 40 32। 5292 में से 40 32 समझ में तो आ रहा होगा ना, ये मत बोलना कि सर ये क्या हो रहा है। इसे समझाया यार सारा, पहले पीछे क्वेश्चन में आया था ना। सी की वैल्यू आ गई, तो हमसे बी रेसो सी पूछ रहे हैं, तो बी रेसो सी, बी सी का पूछा ना, तो बी का हिस्सा है 2268 रेशो 1260। 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 पंजे। ठीक है, 9 से काट दो, 9 छिक 54, 9 तिये 27, 9 तिये 27, 9 पंजे 45, 7 नीम 63, 7 पंजे 35, तो 9:5 आना चाहिए। लिखा कहीं ऑप्शन नंबर 4 में लिखो। ठीक है, तो ये करना था आपने। इसमें बताया मैंने आपको, यहाँ पे ए रेशो बी सी, ए का बी सी के साथ रेशो दे रखा है, तो ए के पास 1 है, बी सी के पास 2 है, तो टोटल 3 हिस्से हुए, पर ए का हिस्सा 1/3 टोटल का, बी का हिस्सा 3/7। ठीक है, इस तरह से सी का हिस्सा निकाल लिया, और जो पूछा फिर हमने उसको। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने एवरेज भी पढ़ा, रेशियो भी पढ़ा, एज के भी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। क्लास कैसी लगी, यहाँ तक देखी है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।